हेलो स्टूडेंट्स, मैं नरेश कुमार। आज हम एक नए टॉपिक मैट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे। ये मैट्रिक्स का टॉपिक डिफेंस की एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, खास करके एनडीए के लिए। एनडीए के अंदर इसके अंदर 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और एयरफोर्स की एग्जाम में इसका एक क्वेश्चन आना लगभग तय है। ठीक है, मैट्रिक्स एक ऐसा टॉपिक है जिसके क्वेश्चन से एग्जाम में गलती होने के ज्यादा चांसेस रहते हैं, क्योंकि एक तो आपको लगभग ऑप्शंस में उलझ जाएंगे, या सेकंड कंडीशन है कि आप उसको सोल्व करते वक्त ज्यादा टाइम में ले लेंगे। देखिए, हमारे पास जो मैट्रिक्स की क्लास होगी वो कॉन्सेप्ट बेस्ड क्लास होगी, यानी हम इसके अंदर टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे और उसके अंदर से एग्जाम में पूछे जा सकने वाले क्वेश्चंस के बारे में चर्चा करेंगे कि देखिए इस टॉपिक से ये ऐसे क्वेश्चंस निकल के आएंगे, सेकंड इस टॉपिक से ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कितनी प्रकार से उसे घुमाया जा सकता है, हमें सब इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। कहने यानी कि हमें इसके अंदर कोई भी शॉर्ट ट्रिक नहीं सीखेंगे, क्योंकि अगर हम शॉर्ट ट्रिक सीखेंगे तो हमारे पास कम से कम एक टॉपिक में 5 ट्रिक हो गई, तो लगभग मैथमेटिक्स के सिलेबस में 25 टॉपिक हैं, तो शॉर्ट ट्रिक हो जाएंगी, तो याद रखने का सवाल ही नहीं होगा। तो हम शॉर्ट ट्रिक्स नहीं पढ़ने वाले हैं, क्योंकि शॉर्ट ट्रिक्स से पढ़ेंगे तो वही होने वाला है जो होता है। देखिए, YouTube के ऊपर आपको काफी सारे ऐसे वीडियो मिल जाएंगे जो आपको बोलेंगे देखिए कितने शॉर्ट हम इस आंसर को करेंगे, 3 सेकंड में आंसर्स को कैसे करेंगे। मैंने एक वीडियो के अंदर देखा है जिसके अंदर लिखा हुआ है कि मैथमेटिक्स के अंदर है कि देखिए मैथ के इस क्वेश्चन को हम 3 सेकंड में कैसे उड़ा देंगे। ऐसे लोग, आपको क्वेश्चंस को तो 3 सेकंड का पता नहीं, परंतु एग्जाम में जब आपका रिजल्ट आएगा तो आपका स्क्रीन के ऊपर जो रिजल्ट ऑन होगा उसके अंदर आपको 3 सेकंड में जरूर उड़ा देंगे। तो आप ऐसे वीडियो से भ्रमित ना होइए। आज की क्लास में हमें मैट्रिक्स को कॉन्सेप्ट बेस्ड क्लास पढ़ेंगे, और जैसा कि आप जानते हैं कि अगर हम कॉन्सेप्ट से सीखेंगे तो हमें इसके लिए टाइम चाहिए, तो आपको वक्त देना ही पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि आपके पास वक्त की कमी है तो प्लीज मैं हाथ जोड़ के आपसे विनती करता हूं कि आप इस वीडियो को इधर ही छोड़ के चले जाइए, क्योंकि हमें अगर कॉन्सेप्ट सीखने हैं, अगर आपकी इच्छा शक्ति है कि हम टॉपिक से पढ़ें, मैट्रिक्स टॉपिक ही नहीं संपूर्ण सिलेबस की बात कर रहा हूं, क्योंकि हमारे पास 25 से 30 टॉपिक हैं जिसके अंदर से एग्जाम में क्वेश्चन से पूछे जाने वाले हैं, तो हम इसको इस कॉन्सेप्ट के आधार पे तैयार करेंगे जिससे हमारे पास एग्जाम में एक भी क्वेश्चन छूटे नहीं, और कॉन्सेप्ट से पढ़ के हम 15 से 20 सेकंड के अंदर उस क्वेश्चन को सॉल्यूशन कर लेंगे। और इसी क्लास के अंदर हम आपको याद भी करवा देंगे कि जितना मैंने आपको पढ़ाया है वो आपको याद कैसे रखना है, साथ साथ बता देंगे कि ये आप छोड़ दीजिए, ये आपके काम का नहीं है, इतना एयरफोर्स के एग्जाम के काम का है, इतना एनडीए की एग्जाम के काम का है, या इतना थोड़ा सा लेवल हाई निकल गया, हायर लेवल जैसे आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की एग्जाम के लिए निकल गया, तो वो लेवल से हम आपको यहाँ क्लियर करवा देंगे। ठीक है, तो हमारे पास से ये क्लास अभी मैं क्लियर कर देता हूं कि इस मैट्रिक्स टॉपिक्स की लगभग 6 से 7 घंटे तक क्लास कंटिन्यू होंगी, यानी आपको लगभग 7 वीडियोस के अंदर ये संपूर्ण सिलेबस मिल जाएगा। तो एक तो रहा हमारे पास कॉन्सेप्ट, यहां से आप कॉन्सेप्ट सीखिए, प्लस जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करना। देखिए, अगर आप क्वेश्चनों की प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है। तो अकेले कॉन्सेप्ट को याद रखने से भी काम नहीं चलेगा, तो आप कॉन्सेप्ट प्लस आप प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस के लिए आपको मार्केट में अपने आसपास जो भी बुक्स मिले और जिसके अंदर ऑप्शन वाले क्वेश्चंस दे रखे हैं आप उसको सोल्व कीजिए। आप गूगल पे जाइए, जितने भी आपको पीडीएफ क्वेश्चंस मिल रहे हैं, चाहे वो किसी भी क्वेश्चंस के कोचिंग के हो, किसी भी इंस्टीट्यूट के हो, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हम केवल उसके क्वेश्चंस उठाएंगे और आप देखना आप उसको आसानी से सोल्व कर सकेंगे। ठीक है, तो आइए अब हम सीधे टॉपिक्स के ऊपर चलते हैं कि मैट्रिक्स के टॉपिक्स को हमें कहां से शुरुआत करनी चाहिए और कितने प्रकार से क्वेश्चन से पूछे जा सकते हैं। ओके, तो आइए अब हम सीधे टॉपिक पे चर्चा करते हैं। जैसा कि एवरी स्टूडेंट 12th क्लास में पढ़ के आया है कि मैट्रिक्स क्या होती है,
तो आपने शुरुआत से ऐसे ही लिखा था कि A बराबर A11 लोगे पढ़ के आए हो 12th क्लास में कि जैसे कोई बोले मैट्रिक्स तो आप बोलते थे कि M क्रॉस n क्रम का एक मैट्रिक्स है। आइए सबसे पहले हम यही सीखते हैं कि ये चीजें आखिर हमारे पास आई कहां से हैं। इसके लिए मैं एक एग्जांपल लिख लेता हूं कि यदि पूजा के पर्स में 3 नोट 20 रुपए के, 15 नोट 100 रुपए के तथा 10 नोट 500 रुपए के हैं, प्रियंका के पास 15 नोट 2000 के, 5 नोट 100 रुपए के, 1 नोट 20 रुपए का है। ठीक उसी प्रकार सचिन के पास ऐसे ऐसे मैंने नोट लिखे हैं, 1 नोट 2000 का, 3 नोट 100 रुपए का एवं 20 नोट 500 रुपए के हैं। तब पूजा, प्रियंका एवं सचिन के पास उपस्थित रुपयों का विवरण अपनी डायरी में कीजिए। देखिए मैंने क्वेश्चंस लिखा है, तो क्वेश्चंस क्या पूछ रहा है हमें कि तबे पूजा, प्रियंका एवं सचिन के पास उपस्थित रुपयों का विवरण अपनी डायरी में कीजिए। तो आप अपनी डायरी में लिखोगे तो एक तरीका तो ये है जैसा मैंने इसे डायरी के अंदर लिखा है कि पूजा के पर्स में ये नोट है, प्रियंका के पर्स में ये नोट है और सचिन के पर्स में ये नोट है। मान लो यहाँ 4-5 सदस्य और होते और नोटों की संख्या 10, 20, 100, 200, 500, 2000 रुपए में होती तो आप डायरी में लिखते लिखते थक जाते। तो देखो मैथमेटिक्स में क्या क्या कि इसको क्यों नहीं एक ऐसे तरीका लाया जाए जिसे हम इतने लंबे चौड़े विवरण को और हम शॉर्ट के अंदर लिख लें। तो देखो इसको शॉर्ट में लिखने का तरीका क्या है कि आप लिखोगे कि नोट के प्रकार। आप क्या लिखोगे? नोट के प्रकार और आप एरो का निशान इधर लगा दोगे और यहाँ बोलोगे व्यक्ति। यहाँ क्या बोलोगे? हमारे पास है व्यक्ति, उसका विवरण हमें नीचे कर देंगे। ठीक है, तो देखिए आप क्या बोलोगे। सबसे पहले क्या बोल रहा है क्वेश्चन से कि यदि पूजा के पर्स में, तो मैं इधर कौन लिख लेता हूं? पूजा। यदि पूजा के पर्स में 3 नोट तो हैं 20 रुपए के, यानी 3 नोट तो हैं 20 रुपए के, 15 नोट हैं 100 रुपए के, 15 नोट हैं 100 रुपए के तथा 10 नोट हैं 500 रुपए के। 10 नोट हैं हमारे पास 500 रुपए के। ओके, तथा प्रियंका के पास, तो सेकंड सदस्य हमारे पास कौन सा हो गया? प्रियंका। प्रियंका के पास 15 नोट 2000 रुपए के। देखिए पूजा के पास कोई भी नोट 2000 का नहीं है, तो हम क्या करेंगे? प्रियंका के पास 15 नोट हैं, इसको इधर लिख लीजिए कि हमारे पास 2000 रुपए के भी नोट हैं और वो कितने हैं? प्रियंका के पास 15 नोट है। 5 नोट हैं 100 रुपए के, ये रहा 100, इसके नीचे मैं क्या लिख दूंगा? 5 नोट है तथा एक नोट कितने रुपए का है? 20 रुपए का। एक नोट कितने रुपए का है? 20 रुपए का है। ठीक उसी प्रकार सचिन के पास एक नोट 2000 का, तो हम थर्ड मेंबर कौन ले लेंगे? सचिन। और सचिन के पास एक नोट है 2000 रुपए का, एक नोट है 2000 रुपए का, 3 नोट हैं 100 रुपए के, 3 नोट हैं 100 रुपए के एवं 20 नोट हैं 500 रुपए के। और सचिन के पास 20 नोट हैं 500 रुपए के। ओके, तो अब देखिए पूजा के पास एक भी नोट 2000 का नहीं है, तो हम यहाँ क्या कर देंगे? 0। प्रियंका के पास एक भी नोट 500 रुपए का नहीं है, तो हम यहाँ क्या कर देंगे? 0। और सचिन के पास एक भी नोट 20 रुपए का नहीं है, तो हम यहाँ क्या कर देंगे? 0। ओके, तो देखिए अब आप इस क्वेश्चन को पढ़िए और आप यहां से इस क्वेश्चन को पढ़िए। तो एक तो यह है कि नोटों के प्रकार आप इस साइड में लिख लिए और व्यक्तियों के प्रकार आपने इस साइड में लिख लिए कि देखो एक रो ये बन गई, एक रो ये बन गई, एक रो ये बन गई। इस हिसाब से फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम और फोर्थ कॉलम। या आप इसका उल्टा कर लो, या आप क्या कर लो, जो हमारे पास नोट हैं उसके प्रकार तो आप नीचे ले लो। आप नोट हैं वो तो नीचे ले लो और ओब्लिक जो व्यक्ति हैं हमारे पास जो मेंबर है उनको एक साइड ले लो। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? तो इसकी जो हम डायरी बनाएंगे वो क्या बोलेंगे? इधर हमारे पास पूजा है, इधर हमारे पास प्रियंका है और इधर हमारे पास सचिन है। तो क्या बोलेंगे? इधर बोल देंगे कि 2000 के नोट हैं, ये हमारे पास 500 के नोट हैं, 100 रुपए के नोट हैं और ये हमारे पास 20 के नोट हैं। तो पूजा के पास 2000 के नोट कितने हैं? 0,
20 रुपए के कितने हैं 500 रुपए कितने हैं 10 है, 500 रुपए के 10 है, 100 रुपए के 15 नोट है और 20 रुपए के 3 नोट। ओके, ठीक इसी प्रकार प्रियंका के पास 20 रुपए का कितना है 1 नोट है और 100 रुपए के 3 नोट हैं, 500 रुपए के प्रियंका के पास 500 रुपए के सॉरी ये 100 रुपए के प्रियंका के पास है 5 हैं और 2000 के कितने हैं इनके पास है 15 हैं और 500 के इसके पास है नहीं। सचिन के पास है एक नोट हमने 2000 का लिखा है, एक नोट है 2000 के सॉरी यहाँ 2000 के कितने नोट हैं इसके पास है एक नोट है 2000 का है, 500 रुपए के नोट है इनके पास है 20 हैं और इसके पास है सचिन के पास 0 नोट है 20 रुपए का और 3 नोट है। ओके, तो देखिए हमारे पास है मैंने इतने लंबे चौड़े जो विवरण है जो डायरी में हमें बही खाते में लिखना है, तो मैथमेटिक्स का काम है कि उसकी कैलकुलेशंस को आसान भाषा में करें। मान लो हमारे पास किसी कंपनी के बहुत ज्यादा प्रोडक्ट होते और बहुत ज्यादा उसे खरीदने वाले व्यक्तियों के नाम होते तो हमें लंबा चौड़ा लिखना पड़ता। इसलिए देखिए अब आप डायरी में देख के इस मैट्रिक्स में देख के इसको नाम दे दिया गया कि हमने एक मैट्रिक्स नुमा हमने डायग्राम बनाया जिसकी सहायता से हम देख सकते हैं कि पूजा के पास 20 रुपए के 3 नोट है, 100 रुपए के 15 नोट है, 500 रुपए के 10 नोट है और उसके पास कोई भी नोट 2000 का नहीं है। प्रियंका के पास 20 रुपए का एक नोट है, 5 नोट है 100 रुपए के और उसके पास 500 रुपए का एक भी नोट नहीं है, 15 नोट है उसके पास है 2000 रुपए के। ठीक इसी प्रकार से सचिन के, या आप इनको उल्टा लिख लो कि देखिए हमने यहां से क्या देखे कि 2000 के नोट पूजा के पास 0 है, प्रियंका के पास 15 है, सचिन के पास 1 है और हमें चाहिए कि अचानक से देखना कि 100 रुपए के नोट किस किस के पास हैं, तो 15 नोट है पूजा के पास, 5 नोट है प्रियंका के पास और 3 नोट है सचिन के पास। ओके, तो देखिए हमें इतना नहीं लिखना पड़े, हमें साफ सुथरा और छोटी आसान भाषा में लिखना पड़े, इसलिए इस वाले मेथड को क्या नाम दे दिया गया कि इसे हमें मैट्रिक्स से बोलेंगे। ओके, अब किसी के पास 5 नोट 15 नोट ये संख्या लगातार बदल सकती हैं, इसलिए हमने यहाँ संकेत दे दिए, यहाँ नोट है, यहाँ कोई प्रोडक्ट हो सकता है जैसे कोई तेल हो गया, साबुन, शैम्पू जो भी आप लो और यहाँ खरीदने वाले अलग अलग मेंबर। तो हमारे पास क्या हो गया, इसको संकेत दे दिया कि फर्स्ट पोजीशन का फर्स्ट मेंबर है 11, A12, A13 और ऐसे चलते जाएंगे n तक, A11, A21, A22, A2n1, A31, A32, A33, A3n और ऐसे हमारे पास प्रोडक्ट्स को हम एक आसान भाषा में लिख लेंगे। ठीक है, इसलिए हमें मैट्रिक्स में ऐसा लिखने की जरूरत पड़ी। अब देखिए जो चीजें आप जानते हैं उसको मैं जल्दी जल्दी बता देता हूं क्योंकि आप लोग 12th क्लास में उसे अच्छे से सीख के आए हैं। तो देखिए हमारे पास है ये क्या हो गई, एक मैट्रिक्स हो गई, इसको हम बोलेंगे 1 अगर हम और शॉर्ट में लिखेंगे जैसा 12th क्लास में पढ़ के आए हो तो क्या बोलेंगे Aij और m क्रॉस n। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना हो गया m क्रॉस n। यहाँ I क्या बोलेगी कि पंक्तियों की संख्या कितनी है, कितनी पंक्तियां हैं और j बताएंगी हमें कितने स्तंभ हैं। देखिए I कितनी बताएगी कि रो क्या है और स्तंभ क्या बोलेगा कॉलम ने क्या है। ओके, तो देखिए सबसे पहले जो आपको याद रखना है वो क्या याद रखना है कि मैट्रिक्स को हमेशा कैपिटल लेटर से प्रदर्शित किया जा सकता है, कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C ऐसे कैपिटल से प्रदर्शित करेंगे। उसके अवयवों को सदैव छोटी ABCD से लिखेंगे। हम क्या करेंगे, मैट्रिक्स को तो हम कैपिटल लेटर से बोलेंगे और उसके अवयवों को हमें छोटी ABCD से प्रदर्शित करेंगे। वो ABCDEF कुछ कोई भी एक सिंबल हो सकता है। सेकंड है कि हमारे पास से इसके बड़ा ब्रैकेट लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, या आप इसके छोटा कोष्टक लगा लेंगे तो भी क्या माना जाएगा, ये मैट्रिक्स माना जाएगा। या आप क्या कर सकते हो, इसका तीसरा सिंबल होता है कि आप डबल लगा लेना ABCDEF। देखिए 2 बार मोड लगने का मतलब ये जो साइन होता है इस साइन को हम नोरम बोलते हैं, इस साइन को हमें नोरम बोलते हैं। ये हमारे पास बड़ा ब्रैकेट, ये छोटा ब्रैकेट और ये हमारे पास नोरम का ब्रैकेट। ध्यान देना एक नहीं लगाना है, एक लगाएंगे
तो सारणिक में चला जाएगा। जैसा हम आगे नेक्स्ट टॉपिक सारणिक पढ़ेंगे उसमें हम सिंगल लगाएंगे और डबल लगा दिया, इसका मतलब क्या है, मैट्रिक्स है। तो इसके अंदर याद क्या रखना है कि मैट्रिक्स को हम ऐसे लिखते हैं A बराबर AIJ, या आप उसको लिख सकते हैं छोटा कोष्टक लगा लिया AIJ M क्रॉस N, ये भी आपके याद रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। या इसको लिखा जा सकता है AIJ M क्रॉस N। आप इस वाले सिंबल को थोड़ा सा ध्यान में रखना। यानी हमारे पास मैट्रिक्स के तीन संकेत हो गए। कैपिटल A बराबर हमें क्या मिलेगा, ऐसे मिलेगा, या हमको ऐसे मिलेगा, या हमारे पास तीसरा सिंबल है ऐसे डबल करके आ जाएगा। ये नॉर्म का साइन है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें बिल्कुल बेसिक क्लास है, हम सारणी के मैट्रिक्स के बारे में जानना चाहेंगे। तो ये मैंने वजह बता दी कि ऐसा क्यों लिखते हैं। सदस्यों की संख्या कितनी हो गई, M क्रॉस N, और ये इसके संकेत हो गए। देखिए हमारी पूरी 12th की जो मैथमेटिक्स है इसमें आपको सिंगल चीज भी रटनी नहीं है, क्योंकि रटेंगे तो थोड़े दिन बाद हम भूल जाएंगे। और रटना केवल एक ही चीज है, हमें संकेत साइन रटने हैं। देखिए हमारे पास मैट्रिक्स के ये संकेत हैं, अब इसको आपको रटना है, बस कॉन्सेप्ट नहीं रटना है, कोई भी मैटर नहीं रटना है, केवल संकेत रटेंगे। क्योंकि जैसे मान लो आपको घर पे आपको कपिल के नाम से बुलाया जाता है, तो कपिल क्या होगी, आपकी एक आइडेंटिटी होगी कि भविष्य में इस शक्ल से दिखने वाला व्यक्ति कपिल के नाम से पहचाना जाएगा। इसी प्रकार इस सिंबल के अंदर दिखने वाले अवयव भविष्य में मैट्रिक्स या अवयव से पहचाने जाएंगे। इसलिए आप इसके केवल संकेत रटिए, हमें कॉन्सेप्ट और टॉपिक में कुछ भी नहीं रटना है, हम आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करवाएंगे, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि हम ऐसा क्यों लिखते हैं और इसको कैपिटल लेटर से प्रदर्शित करते हैं, ये भी एक संकेत है। इसके अवयवों को हम छोटे ABCD से लिखते हैं, ये भी एक संकेत है। तो आप जान सकते हैं कि ये कितने ऑर्डर की होगी, 2 गुणा 3 ऑर्डर की होगी, 2 गुणा 3 ऑर्डर की होगी। ये हमारे पास कितनी ऑर्डर की होगी, M क्रॉस N ऑर्डर की। और हमने इसको और शॉर्ट में लिख दिया AIJ, जहां I बताएगी पहली पंक्ति का पहला अवयव, पहली पंक्ति का दूसरा अवयव, पहली पंक्ति का तीसरा अवयव, पहली पंक्ति का nवां अवयव। ओके, तो देखिए अब हमारे पास क्या है कि एग्जाम में जो सबसे बेसिक क्वेश्चंस पूछेगा, हालांकि नेवी एयरफोर्स हो या NDA हो या कोई भी एग्जाम हो, वो आपको इतना हल्का क्वेश्चंस नहीं पूछेगा, फिर भी हमको ये क्वेश्चंस एक बार नजरों से निकाल लेने चाहिए। जैसे हमारे पास एग्जांपल आ गया कि यदि कैपिटल से 2j का होल स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल बटा 2। देखिए हमें एक क्वेश्चन दे दिया कि यदि A बराबर AIJ 3 गुणा 2, तब मैट्रिक्स A क्या होगी यदि AIJ बराबर, और ऐसे ऐसे हमें लिख के दे दिया। यहाँ इसका क्रम कुछ भी दे सकता है और इसके यहाँ पर वैल्यू कुछ भी दे सकता है। तो देखिए हमें क्या फाइंड करनी है, मैट्रिक्स A। तो मैट्रिक्स A का ऑर्डर हमारे पास कितना है, 3 गुणा 2। कितना ऑर्डर है, 3 गुणा 2, यानी 3 तो क्या होंगी इसके अंदर पंक्तियां होंगी और 2 क्या होंगे स्थान। यानी हमारे पास रिजल्ट होगा A11 A12, 3 पंक्तियां होंगी A21 A22 A31 और A32। देखिए क्या ये मैट्रिक्स मेरे पास 3 गुणा 2 ऑर्डर की है, यस 1 1 1 2 2 1 2 2 3 1 3। देखिए अब हमारे पास IJ का मान क्या दे रखा है, AIJ I प्लस 2J का होल स्क्वायर बटा 2। तो देखिए सबसे पहले I की जगह क्या रखूंगा, मैं 1 रखूंगा, एंड J की जगह भी मैं क्या रखूंगा, 1 रखूंगा। तो 1 प्लस 2 इंटू 1, 2 1 2, 2 प्लस 1 3, 3 का स्क्वायर 2, 9 बटा 2। यानी पहला सदस्य की जगह कौन आएगा, 9 बटा 2। फिर क्या रखना है हमें, 1 एंड 2, यानी यहाँ 1 रखेंगे यहाँ 2 रखेंगे, तो 2 दूनी 4, 4 1 5, 5 का स्क्वायर 25 बटा 2। तो ये सेकंड हमारे पास क्या हो जाएगी, 25 बटा 2। फिर हमें रखना है A21, 21 का मतलब यहाँ 2 और यहाँ 1, तो 2 प्लस 2 इंटू 1 2 2 4, 4 का स्क्वायर 16 और 16 बटा 2 8। नेक्स्ट क्या रखना है हमें, 2 2 रखना है, यहाँ 2 रखेंगे और यहाँ 2 रखेंगे, तो 2 दूनी 4 और 4 और 2
6, 6 का वर्ग 36, 36 में 2 का भाग देंगे तो 18 दूनी 36। फिर हमें रखना है 31, यानी यहाँ 3, यहाँ 1, 3 2 5, 5 का स्क्वायर 25/2 आ जाएगा। फिर हमें रखना है 32, 3 और 2 दूनी 4, 3 7, 49/2। तो कहने का मतलब हमारे पास सबसे बेसिक टाइप का क्वेश्चन पूछना चाहेगा तो वो हमें मैट्रिक्स के अंदर से ही पूछ लेगा, जिसके अंदर क्वेश्चन क्या होगा कि एक मैट्रिक्स बताइए क्या होगी यदि aij बराबर है ऐसा होगा। तो ये हमारे पास इसकी बेसिक डेफिनेशन से, हालांकि क्वेश्चन से एग्जाम में पूछने वाला नहीं है। ओके, फिर इसके अंदर बनता है जो हमने मैट्रिक्स पढ़ी थी कि m गुणा n क्रम की, m गुणा n क्रम की मैट्रिक्स में अवयवों की संख्या कितनी होती है। m गुणा n क्रम की मैट्रिक्स में अवयवों की संख्या है, m गुणा n क्रम की मैट्रिक्स में अवयवों की संख्या है। तो आप याद रखना इन दोनों को ही मल्टीप्लाई कर देंगे, कितनी होगी mn। जैसे देखिए ये मैट्रिक्स कितने ऑर्डर की है हमारे पास है 3 गुणा 2। यहाँ टोटल कितने अवयव हैं 1 2 3 4 5 एंड 6, यानी 3 दूनी 6। ओके, तो इसके अंदर जो नेक्स्ट एग्जांपल पूछा जाएगा या नेक्स्ट क्वेश्चंस की जो टाइप से पूछी जाएगी ये मैं लिख देता हूं। ये मेरे पास है बेसिक टाइप है, इसका मतलब इसका इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछेगा। ओके, अगर एग्जांपल हमें दूसरे टाइप्स के क्वेश्चंस कैसे पूछेगा कि 8 अवयवों से संबंधित मैट्रिक्स के 8 अवयवों से संबंधित मैट्रिक्स के संभावित क्रम क्या होंगे, मैट्रिक्स के संभावित क्रम क्या होंगे, संभावित क्रम क्या होंगे। तो ये सीखने से पहले हमें मैट्रिक्स के प्रकार को सीखना होगा, क्योंकि 8 अवयव हैं तो मैं पहले 1 लूंगा तो 1 गुणा 8 पॉसिबल है, 2 लूंगा 2 गुणा 4 पॉसिबल है, फिर मैं 3 से आएगा नहीं पूरा भाग, 4 लूंगा तो 8 पॉसिबल है और 8 लूंगा तो 1 पॉसिबल, यानी 1 2 3 और 4। तो संभावित क्रम एक बार कितने माने जाएंगे 4 संभावित क्रम माने जाएंगे। फिर हमें देखना होगा कि हमें जो 8 अवयव लिए हैं ये भिन्न भिन्न हैं, ये रिपीट किए जा सकते हैं कि नहीं किए जा सकते, तो ये हम संबंधित टॉपिक्स में पढ़ेंगे। तो इसको केवल एक बार इतना याद रखना कि m क्रॉस n मैट्रिक्स में अवयव की संख्या कितनी होती है m। ओके, तो कहने का मतलब अब तक जो मैंने बताया है मैट्रिक्स के अंदर, उसके अंदर आपको कितना ध्यान में रखना होगा। तो आप याद रखिए कि कैपिटल ए एक मैट्रिक्स है aij, और इसको इस सिंबल से लिख सकते हैं और इसको इस सिंबल से लिख सकते हैं, या हम इसको इस सिंबल से लिख सकते हैं। यहां हमेशा कैपिटल ABC आएगा और ये हो जाएगी m गुणा n ऑर्डर की। ओके, तो हम टॉपिक सीखेंगे मैट्रिक्स कितने प्रकार की होती है। तो सबसे पहले अगर हम इसके अंदर ले ले केवल एक पोजीशन a11 या केवल एक अवयव की बात करें, अगर हम सबसे पहले केवल एक अवयव की बात करें कि माना हमारे पास एक अवयव है a, वो अवयव ऐसे हो सकता है या वो हमारे पास है अवयव ऐसे हो सकता है, या थर्ड पोजीशन है वो अवयव हमारे पास है ऐसे हो सकता है। देखिए अगर हमारे पास एक अवयव है तो एक ही पंक्ति है एक ही स्तंभ है, देखिए एक ही पंक्ति है और एक ही स्तंभ है, तो ये हमारे पास कहलाएगा एकल मैट्रिक्स। देखिए टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के अंदर फर्स्ट मैट्रिक्स कौन सी हो जाएगी हमारे पास एकल मैट्रिक्स या सिंगलटन मैट्रिक्स। तो हम बोल देंगे कि वह मैट्रिक्स, एकल मैट्रिक्स का मतलब है वह मैट्रिक्स जिसके अंदर कोई एक अवयव हो और वो क्या हो हमारे पास 1 गुणा 1 क्रम का। ओके, तो हमारे पास एकल मैट्रिक्स क्या हो जाएगी 1 क्रॉस 1। फिर देखिए अगर हमारे पास कोई स्टूडेंट से केवल एक ही पंक्ति की बात कर रहे हैं, मान लो हमारे पास एक ही व्यक्ति है जिसके पास 20 रुपए के नोट, 50 रुपए के नोट, 200 रुपए के नोट और 500 रुपए के नोट हैं, तो हमारे पास सेकंड क्या बन जाएगी, अगर हमारे पास इस मैट्रिक्स में केवल एक पंक्ति हो तो सेकंड में क्या बोलूंगा मेरे पास है पंक्ति मैट्रिक्स।
सेकंड हमारे पास क्या आ जाएगी, पंक्ति मैट्रिक्स, यानी कैपिटल ए बराबर A11 A12 A13 डॉट 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 A1n, कितने ऑर्डर की आ जाएगी, 1 क्रॉस n। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं बात करूं कि कैपिटल ए बराबर 2 3 4, ये कितने ऑर्डर की है, 1 गुणा 3। ओके, तो इसके अंदर केवल एक पंक्ति है, केवल एक पंक्ति है, या हमारे पास केवल एक स्तंभ आ सकता है। तो हमारे पास थर्ड टाइप की मैट्रिक्स क्या हो जाएगी, स्तंभ मैट्रिक्स। देखिए थर्ड टाइप की मैट्रिक्स क्या हो जाएगी हमारे पास, कॉलमन मैट्रिक्स या स्तंभ मैट्रिक्स। स्तंभ मैट्रिक्स में हमारे पास क्या आ जाएगा, A11 A21 A31 और ये आ जाएगा लास्ट AM1। क्या आ जाएगा हमारे पास लास्ट AM1। तो बताइए इसका ऑर्डर कितना है, 1 2 3 M पंक्तियां हैं और एक स्तंभ। यानी पंक्ति मैट्रिक्स में रो 1 होनी चाहिए और कॉलम मैट्रिक्स में कॉलम 1 होना चाहिए। जैसे यही एग्जांपल अगर ले लिया जाए 2 3 4, तो ये कितने ऑर्डर का है, 3 गुणा 1। कहने का मतलब है अगर पंक्ति की जगह 1 लग जाएगा तो वो पंक्ति मैट्रिक्स होगी, रो की जगह अगर 1 लग जाएगा तो हमारे पास कॉलम की जगह 1 लग जाएगा तो हमारे पास स्तंभ मैट्रिक्स होगी। और अगर दोनों जगह 1 लग जाए, दोनों जगह 1 लग जाए तो देखिए ये अवयव है, इसको पंक्ति मैट्रिक्स माना जा सकता है। यहां भी एक अवयव ले लिया जाए 1 क्रॉस 1, क्योंकि देखिए पंक्ति की जगह 1 है, स्तंभ की जगह 1 है, स्तंभ की जगह 1 है, पंक्ति की जगह 1 है, तो पंक्ति भी माना जा सकता है, स्तंभ भी माना जा सकता है। पर हम निकनेम क्या दे देंगे कि हमारे पास एक ही अवयव है, यानी एकल मैट्रिक्स है। ठीक है, तो हम क्या बोल देंगे, ये हमारे पास एकल मैट्रिक्स है। तो ये थे हमारे पास मैट्रिक्स के प्रकार, जिसके अंदर हमने एक पंक्ति मैट्रिक्स ले लिया, एक स्तंभ मैट्रिक्स ले लिया, और अगर एक कुल में ही एक अवयव आ जाए या केवल एक अवयव की बात की जाए तो उसे हम बोल देंगे एकल मैट्रिक्स। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट टाइप्स में क्या आ जाएगा हमारे पास। अब यहां से ये पार्ट इंपॉर्टेंट बनना स्टार्ट हो जाएगा। नोट, मैं एक मैट्रिक्स ले लेता हूं, कैपिटल ए बराबर AIJ M क्रॉस N। जो मैंने अभी यहां लिखी थी उसका शॉर्ट रूप में क्या लिख लिया, A बराबर AIJ M क्रॉस N। देखिए सपोज करो इसके अंदर कंडीशन फर्स्ट क्या है कि यदि मेरे पास इफ M बराबर नॉट इज इक्वल टू N, यानी मेरे पास पंक्ति और स्तंभों की संख्या आपस में बराबर नहीं है, तो देखिए हमारे पास क्या होगा, 1 2 3 2 1 0। तो देखिए यहां पंक्ति कितनी है, 2, स्तंभ कितने हैं, 3, यानी M बराबर नॉट इज इक्वल टू N। या मेरे पास कितना होगा, 1 2 4 6 7 8 7 6 2 1 4 5, मतलब कोई भी एलिमेंट्स ले लेते हैं, अवयव ले लेते हैं। अब की बार मेरे पास पंक्ति कितनी बच गई, 1 2 3 एंड 4, यानी 4 पंक्ति बच गई और 1 2 और 3 स्तंभ बच गए, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम। यानी यहां भी M और N बराबर नहीं है, यहां भी M और N बराबर नहीं है। और अगर मेरे पास केस सेकंड बन जाए M और N बराबर है, अगर मेरे पास सेकंड केस बन जाए M और N बराबर है, जैसे मैंने यहां लिया 3 4 2 1, तो देखिए ये 2 ही पंक्ति हैं, 2 ही स्तंभ हैं। ये अगर मैंने लिया 1 3 4 0 2 -1 1 -4 और 7, अगर मैंने यहां लिया, देखिए इसके अवयव माइनस में आ सकते हैं, क्योंकि इसमें संभव है कोई वैल्यू नेगेटिव भी जा सकती है। हमें यहाँ क्वांटिटी लेनी है, जैसा मैंने शुरू में एग्जांपल देके बताया था। तो ये कितने पंक्ति हैं, 3 पंक्ति, और कितने स्तंभ हैं, 3 स्तंभ। मतलब नेक्स्ट हम इस मैट्रिक्स में क्या कर सकते हैं कि अगर हमारे पास M बराबर N नहीं हुआ तो ये 2 एग्जांपल हैं, M और N बराबर नहीं है, या हमारे पास M और N बराबर हुए तो ये 2 एग्जांपल हैं जिसके अंदर हमारे पास N और M और N बराबर हुए। तो देखिए इसकी शेप देखिए और इसकी शेप देखिए, अगर मैं इसके बाहर के एलिमेंट्स को मिला दूं
तो मेरे पास एक आयत जैसी शेप आई है, या इसके बाहर के एलिमेंट्स को मिला दूं तो मेरे पास एक आयत जैसी शेप आई है, और अगर इसके बाहर के एलिमेंट्स में मिला दूं तो मेरे पास एक वर्गाकार पोजीशन आई है, और अगर मैं इसके एलिमेंट्स बाहर के एलिमेंट्स मिला दूं तो ये भी मेरे पास क्या आई है, एक वर्गाकार पोजीशन आई है। ठीक है, तो यदि मेरे पास m और n बराबर नहीं है तब मैं बोल सकता हूं मेरे पास क्या बनेगी, एक आयत जैसी शेप आ गई, यानी मैं क्या बोल दूंगा कि हमारे पास क्या बन गई, आयताकार मैट्रिक्स। क्या बन गई हमारे पास, आयताकार मैट्रिक्स या रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ओके, अगर m और n बराबर आ गए तो हमारे पास क्या बन गई, वर्गाकार मैट्रिक्स। अगर m और n आ गए तो हमारे पास क्या बन गई, वर्गाकार मैट्रिक्स। ओके, ध्यान देना, कुछ बुक्स में कुछ राइटर से इसको बोल देते हैं कि ये क्षैतिज मैट्रिक्स है, क्योंकि देखो ये हॉरिजॉन्टल है, क्षैतिज है, और ये हमारे पास ऊर्ध्वाधर है, ये हमारे पास वर्टिकली या ऊर्ध्वाधर मैट्रिक्स है। तो कुछ राइटर्स इसे क्षैतिज मैट्रिक्स या तो बोलेंगे कि ये क्षैतिज मैट्रिक्स है, फिजिक्स वाले वर्ड काम में लेंगे, या बोलेंगे कि ऊर्ध्वाधर मैट्रिक्स है, या बोलेंगे वर्टिकल मैट्रिक्स है। तो इन दोनों शब्दों को आप कॉमन क्या बोल दोगे, ये एक आयताकार मैट्रिक्स है। हो सकता है एग्जाम्स में आपको, हालांकि एयरफोर्स के एग्जाम में नहीं पूछेगा, पर आपको पूछ लिया जाए कि एक क्वेश्चन दे दिया जाए कि निम्न में से आयताकार मैट्रिक्स है, तो आप समझ जाना उस वक्त m और n आपस में बराबर नहीं होंगे। एंड सेकंड कंडीशन क्या है, हमारे पास वर्गाकार मैट्रिक्स, यदि m और n बराबर हो जाए तो मेरे पास 4 नंबर की मैट्रिक्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। यहां हम डिस्कस नहीं करेंगे, अब इसका हार्ड लेवल है वो एनडीए के एक हाई लेवल में निकल जाएगा। ये मैं आगे एक क्लास में बताऊंगा कि आयताकार मैट्रिक्स से फिर हम इक्लियन फॉर्म में डालेंगे, मैट्रिक्स की रैंक निकालेंगे, ये उसके अंदर से आ जाएगा, और वर्गाकार मैट्रिक्स हमें अब डिस्कस करेंगे। ओके, तो ध्यान रखना हमारे पास हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल को मिक्स रूप में क्या बोलेंगे, ये एक आयताकार मैट्रिक्स है। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइप आ जाएगी मेरे पास वर्गाकार मैट्रिक्स या स्क्वायर मैट्रिक्स। तो हमारे पास 4 नंबर की मैट्रिक्स क्या आ जाएगी, वर्गाकार मैट्रिक्स या स्क्वायर मैट्रिक्स। तो आपको इसकी परिभाषा चाहिए तो क्या हो जाएगी कि नंबर ऑफ ए पंक्ति, नंबर ऑफ ए पंक्ति अगर बराबर हो जाए नंबर ऑफ ए स्तंभ, या रो और कॉलम के नंबर्स इक्वल हो जाए, यानी m बराबर n, तो ये हमारे पास क्या बनेगी, वर्गाकार मैट्रिक्स। ओके, तो मैं लिख देता हूं एक n क्रॉस n, n क्रॉस n, यानी ये हमारे पास क्या हो गई, वर्गाकार मैट्रिक्स का क्रम क्या आ जाएगा, मैं बोल देता हूं कि वर्गाकार क्रम का मैट्रिक्स क्या आ जाएगा, n क्रॉस n। वर्गाकार मैट्रिक्स का ऑर्डर या का इसका क्रम कितना आ जाएगा, तो आप क्या बोलोगे, n क्रॉस n। ओके, ध्यान देना, या तो मैं ऐसा बोलूंगा, अब इसको n क्रॉस n की मैट्रिक्स, n क्रॉस n की मैट्रिक्स। देखिए शब्दों के ऊपर जाइए, कंपटीशन में आपको ऑप्शन में शब्दों में उलझाएगा, आपको क्या करेगा, वो शब्दों के अंदर देगा। तो या तो आप ऐसे बोलिए कि n क्रॉस n क्रम की मैट्रिक्स है, तो n क्रॉस n क्रम की मैट्रिक्स अर्थात वर्गाकार मैट्रिक्स है, या आपको 2 बार n नहीं देगा, वो आपको बोलेगा n क्रॉस n क्रम की मैट्रिक्स है। चलो लिख देता हूं n क्रॉस n क्रम की मैट्रिक्स है, या ऐसे बोलेगा n और यहां हाइफन का सिंबल लगाएगा, n क्रम का एक, n क्रम का एक, और आगे लिख के देना होगा वर्गाकार मैट्रिक्स, n क्रम का एक वर्गाकार मैट्रिक्स। देखिए दिखने में सिंपल लगता है, पर आप इसके क्वेश्चंस में कंफ्यूज हो सकते हो। देखिए अगर मैट्रिक्स के पहले वर्गाकार लगाएगा तब तो वो केवल एक ही n लिख के देगा। जैसे 2 ऑर्डर का वर्गाकार मैट्रिक्स यानी 2 गुणा 2 क्रम की है, 3 ऑर्डर का वर्गाकार मैट्रिक्स यानी वह मैट्रिक्स
3 गुणा 3 ऑर्डर किया, 4 गुणा 4 क्रम का एक वर्गाकार मैट्रिक्स यानी 4 गुणा 4 है। और ऐसे लिख के दे देगा 4 गुणा 4 है, तो वो यहाँ वर्गाकार शब्द लिख के नहीं देगा। तो ये चीज ध्यान रखना कि वर्गाकार शब्द लगाएगा तो केवल एक n लिखेगा, और इसके पीछे वर्गाकार नहीं लगाएगा तो वो क्या लिखेगा, n क्रॉस n। ये जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो काफी सारे क्वेश्चनों में ऐसे लिख के दे सकता है, या कुछ क्वेश्चनों में वो ऐसे भी लिख के दे सकता है। तो आप जल्दीबाजी में इसमें गलती मत कर देना, ठीक है। तो ये हमारे पास एक वर्गाकार मैट्रिक्स का एक एग्जांपल देखो, जैसे हमारे पास एग्जांपल हो गया 2 3 1 4, ये हमारे पास है 2 गुणा 2 ऑर्डर की है, या इसका स्टैंडर्ड ले लो A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। ये हमारे पास क्या बन जाएगा, एक 3 गुणा 3 क्रम का वर्गाकार मैट्रिक्स, ठीक है। तो हमारे पास मैट्रिक्स के अंदर फर्स्ट टाइप क्या है, 1 गुणा 1 एकल मैट्रिक्स, पंक्ति मैट्रिक्स अगर एक पंक्ति आ जाए, स्तंभ मैट्रिक्स अगर एक स्तंभ आ जाए। अगर m और n अवयव बराबर नहीं हो तो या तो वो क्षैतिज मैट्रिक्स बनेगा या ऊर्ध्वाधर मैट्रिक्स बनेगा, और मिक्सिंग में क्या बोलेंगे हम उसको, आयताकार मैट्रिक्स। और m और n अगर बराबर हो गए तो हम क्या बोलेंगे, वर्गाकार मैट्रिक्स। n क्रम का एक वर्गाकार मैट्रिक्स या n गुणा n क्रम का एक मैट्रिक्स। तो आगे की हम जो टाइप्स बचेंगी, अब हम टोटल वर्गाकार मैट्रिक्स में से ही इनके क्वेश्चनों को और टाइप्स निकाल के लेके आएंगे। वर्गाकार मैट्रिक्स का अगर मैं इस एग्जांपल से और इस एग्जांपल से देखिए, अगर हम इसकी शेप में जाएंगे तो ये हमारे पास क्या बन गया, एक वर्गाकार मैट्रिक्स बन गया, और ये भी इसकी शेप में जाएंगे तो ये भी हमारे पास क्या बन गया, एक वर्गाकार मैट्रिक्स बन गया। और आपको पता है कि वर्गाकार मैट्रिक्स में इसके कोनों को मिला दिया जाए तो एक विकिरण ये बन गया, और इसके कोनों को मिला दिया जाए तो एक विकिरण ये बन गया, ठीक है। वर्गाकार मैट्रिक्स में किसी भी वर्ग में कितने विकिरण होते हैं, 1 और 2। देखिए हमारे पास एक विकिरण तो ये बन गया और एक विकिरण हमारे पास ये बन गया। तो हमको करना क्या है, अब चाहिए हमें विकिरण मैट्रिक्स। तो एक विकिरण तो ये और एक विकिरण ये, तो हम इस वाले मुख्य विकिरण को नाम दे देते हैं मुख्य विकिरण। इस वाले विकिरण को क्या नाम दे देते हैं, मुख्य विकिरण, या प्रिंसिपल डायगोनल, या प्रिंसिपल डायगोनल, या लीडिंग डायगोनल, या लीडिंग डायगोनल। मतलब हम इस वाले विकिरण को क्या मानेंगे, मुख्य विकिरण, और ये हमारे पास क्या रह जाएगा, एक साधारण विकिरण। अब सवाल उठता है कि ये ही मुख्य क्यों है, ये मुख्य क्यों नहीं है। देखिए दो विकिरण है, किसी एक को हम मेन डायगोनल यानी मुख्य विकिरण मान के चलेंगे और दूसरे को हम सिंपल विकिरण मान के चलेंगे। तो ये ही मुख्य विकिरण क्यों है, तो आप देखिए शुरुआत कहां से करेंगे, आप A11 से, और लास्ट जाके कहां रुकेंगे, A22 से या A33 से। देखिए हम किसी की भी काउंटिंग कहां से शुरुआत करेंगे, फर्स्ट पोजीशन पे, और जाके रुकेंगे कहां, लास्ट पोजीशन पे। मान लो n ही ऑर्डर की है, n पोजीशन के ऊपर रुक गए। तो अगर इसका फर्स्ट सिरा और लास्ट सिरे को मिला दिया जाए तो वो तो हमारे पास क्या बनेगा, इसको हमने बोल दिया कि देखो इसका रोल ज्यादा है, ये मुखिया है क्योंकि शुरुआत यहां से हुई और एंड यहां से हुई, इसलिए इस वाले विकिरण को तो क्या बोला जाएगा, मुख्य विकिरण, एंड इस वाले विकिरण को क्या बोला जाएगा, सिंपल विकिरण। तो देखिए हमारे पास नेक्स्ट टाइप क्या बनेगी, विकिरण मैट्रिक्स। तो हमारे पास 5 नंबर की जो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स है उसका नाम मैं क्या लिख देता हूं, विकिरण मैट्रिक्स। 5 नंबर के टाइप्स को मैं क्या लिख देता हूं, विकिरण मैट्रिक्स। और ध्यान रखना विकिरण मैट्रिक्स क्या होगा हमारे पास कि मुख्य विकिरण के अवयवों को छोड़ के, मुख्य विकिरण किसी वर्गाकार मैट्रिक्स में, अब देखिए बार बार वर्गाकार मैट्रिक्स लेगी, किसी वर्गाकार मैट्रिक्स में मुख्य विकिरणों को अवयव को छोड़ के शेष अवयव 0 बन जाए। मुख्य विकिरण के अवयवों को छोड़ के शेष अवयव मेरे पास क्या बन जाए,
जीरो बन जाए तो वो क्या कहलाएगी मेरे पास से, मान लो हमारे पास किसी n गुणा n क्रम की यानी वर्गाकार मैट्रिक्स में ऐसी पोजीशन देखने को मिल जाए तो हमने देखा अरे इसमें तो केवल मुख्य विकिरण बचा हुआ है, बाकी तो कोई अवयव ही नहीं है। देखिए अगर हम लैंग्वेज में देखेंगे तो हम यहाँ हमें क्या दिखाई देगा, अरे यहाँ तो केवल मुख्य विकिरण के अवयव बचे हैं, बाकी अवयव है ही नहीं, अर्थात ये क्या बन गया मेरे पास है विकिरण मैट्रिक्स। इसकी डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं है कि एक वर्गाकार मैट्रिक्स विकिरण मैट्रिक्स कहलाती है यदि उसके मुख्य विकिरण के अवयवों को छोड़ के शेष अवयव शून्य बन जाए। अब डिफेंस है कंपटीशन में सीधा सामने लेंगे तो विकिरण मैट्रिक्स क्या बोलेगी कि Aij का मान क्या बन जाए हमारे पास है जीरो बन जाए जब i नॉट इज इक्वल टू क्या हो j और नॉट इज इक्वल टू जीरो, नॉट इज इक्वल टू ऐसे लिखो Aij बराबर जीरो यदि i बराबर j एंड Aij नॉट इज इक्वल टू जीरो। ध्यान देना Aij नॉट इज इक्वल टू जीरो यदि i बराबर j। यहां लिखेंगे i नॉट इज इक्वल टू j और नीचे क्या लिखेंगे i बराबर j, यानी यहां i और j बराबर हैं यानी नॉट इज इक्वल टू जीरो। यहां i एंड j बराबर हैं यानी नॉट इज इक्वल टू जीरो और यहां i j बराबर है यानी नॉट इज इक्वल टू जीरो। जबकि यहां 1 2 i और j बराबर नहीं है तो क्या बन गया जीरो, क्योंकि देखो ये 1 2 की पोजीशन थी, ये 1 3 की पोजीशन। i j बराबर नहीं है जीरो, i j बराबर नहीं है जीरो। यहां 2 1 0 2 3 0 3 1 0 3 2 बराबर नहीं तो जीरो। तो कहने का मतलब हमारे पास विकिरण मैट्रिक्स क्या हो जाएगी Aij बराबर जीरो यदि i नॉट इज इक्वल टू j एंड Aij बराबर नॉट इज इक्वल टू जीरो यदि i बराबर j। ध्यान देना कि अगर मैं ऐसे लिख दूं कि देखिए 2 0 0 और 2 या 3 तब तो ये मेरे पास क्या है विकिरण मैट्रिक्स है, तब तो ये मेरे पास क्या है विकिरण मैट्रिक्स है। देखिए हम यहां से कंप्यूटर के क्वेश्चंस निकाल के लाएंगे, इससे पहले मेरे पास क्या है ये विकिरण मैट्रिक्स है। और अगर मैं ऐसे लिख दूं 3 0 1 0 2 या 0 3 0 और 1 0 और 0, देखिए ये भी मेरे पास देखो ये क्या है मेरे पास विकिरण मैट्रिक्स है। और इसको भी देखो तो मुख्य विकिरण को छोड़ के शेष अवयव क्या बन रहे हैं इसके जीरो, तो ये भी क्या है विकिरण मैट्रिक्स है। परंतु मान लो मैं इस 2 की जगह क्या करना चाह रहा हूं जीरो कर दिया, तो हम क्या करेंगे इसके मुख्य विकिरण को छोड़ के इसके शेष अवयव जीरो हो। तो यहां तक में बात सेट हो रही है तो क्या कराएगा हमारे पास है विकिरण मैट्रिक्स है, परंतु ये जीरो आ गया तो देखिए हम बोल सकते हैं कि हो सकता है कि मुख्य विकिरण का एक अवयव जीरो आ जाए तो हम उसको विकिरण मैट्रिक्स ना बोल के एक साधारण वर्गाकार मैट्रिक्स बोल देंगे। इसलिए ध्यान रखना यहाँ जीरो आएगा तो ये विकिरण मैट्रिक्स नहीं होगी, क्योंकि मैंने स्पष्ट लिखा है ऊपर परिभाषा में कि Aij किसी भी सिचुएशंस में क्या नहीं बनना चाहिए जीरो नहीं बनना चाहिए। ठीक है, तो समझ आ गया हमारे पास विकिरण मैट्रिक्स एक्चुअली होती क्या है। वर्गाकार मैट्रिक्स में ही अगर ऐसी सिचुएशंस दिख जाए तो हमें एक बार दिखेगा कि यहाँ मुख्य विकिरण के अलावा शेष अवयव जीरो है, अतः इसको नाम दे दिया गया, एक सिंबल दे दिया गया कि तो विकिरण मैट्रिक्स से कहलाएगी। ओके, अगर एक भी जीरो बन गया तो हम इसे विकिरण नहीं बोलेंगे क्योंकि इस प्रॉपर्टी का सेटिस्फाई नहीं करती। नेक्स्ट देखिए 6 नंबर पे आ जाएगी हमारे पास विकिरण मैट्रिक्स के बाद आएगी अदिश मैट्रिक्स। देखिए सेकंड कंडीशन क्या है कि अगर मान लो मैंने अब यहां ले लिया एक एग्जांपल है, देखो ये एग्जांपल मैं ले देता हूं 2 6 माइनस से 5 0 0 0 0 और 0 और 0, तो ये क्या है हमारे पास से एक विकिरण मैट्रिक्स है, क्योंकि यहां मुख्य विकिरण के अवयवों को छोड़ के शेष अवयव क्या है जीरो है। ओके, नेक्स्ट टाइप आएगी हमारे पास है मैट्रिक्स के अंदर अगर मुख्य विकिरण के सभी अवयव इक्वल हो जाए, अगर मुख्य विकिरण के सभी अवयव क्या हो जाए एक समान हो जाए। जैसे मान लो मेरे पास एग्जांपल आ गया
2 0 0 0 2 0 0 0 2 क्या आ गया 2 0 0 0 2 0 0 0 2। तो हमने देखो पहले नजर पड़ेगी 3 गुणा 3 वर्गाकार मैट्रिक्स है। ओके, वर्गाकार मैट्रिक्स के बाद आपने देखा अरे यहाँ तो मुख्य विकिरण के शेष अवयव है, तो ये क्या बन गई विकिरण मैट्रिक्स। फिर हमें दिखाई दिया अरे ये तो तीनों एक ही समान हैं, तो अगर किसी वर्गाकार मैट्रिक्स में मुख्य विकिरण मैट्रिक्स बन जाए और मुख्य विकिरण मैट्रिक्स यानी इसी मुख्य विकिरण मैट्रिक्स के सभी अवयव एक समान हो जाए तो हमारे पास क्या कहलाएगी स्केलर मैट्रिक्स या अदिश मैट्रिक्स। क्या कहलाएगी स्केलर मैट्रिक्स या अदिश मैट्रिक्स। तो इसकी परिभाषा क्या हो गई कि aij बराबर मेरे पास क्या आ जाएगा 0 जब i और j बराबर नहीं है। देखिए aij बराबर क्या आ जाएगा 0 जब i और j बराबर नहीं है, और i और j बराबर हैं तो यहां तो देखो मैंने बोल दिया नॉट इज इक्वल टू 0 यानी कोई ना कोई वैल्यू आएगी, पर तो यहां क्या है एक समान वैल्यू है। जैसे मान लो मैंने क्या माना k वैल्यू मान लो, या आप मान लो कि लैम्डा एक वैल्यू है, लैम्डा की जगह है लैम्डा हमारे पास कोई भी नंबर हो सकता है, लैम्डा हमारे पास कोई भी रियल नंबर हो सकता है। ठीक है, जैसे यहां मैंने क्या ले लिया 2 ले लिया तो 2 3 2 लेंगे तो 2 2 2 3 लेंगे 3 3 3 -1 लेंगे तो -1 -1 -1। कहने का मतलब जो स्केलर मैट्रिक्स है या अदिश मैट्रिक्स है वो मुख्य विकिरण के अवयव एक समान हो गए। ठीक है, नेक्स्ट है मेरे पास है इकाई मैट्रिक्स। नेक्स्ट मेरे पास क्या है इकाई मैट्रिक्स। देखिए नेक्स्ट हमारे पास क्या है यूनिट मैट्रिक्स या इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स या हम बोल देंगे इकाई मैट्रिक्स। इकाई मैट्रिक्स क्या बोलेगी यदि अदिश मैट्रिक्स के, देखिए अदिश मैट्रिक्स का मतलब इसके मुख्य विकिरण के सारे अवयव क्या हैं एक समान है। तो अगर मुख्य विकिरण के सारे अवयव एक आ जाए, मुख्य विकिरण के सारे अवयव क्या आ जाए एक आ जाए तो ये हमारे पास क्या कहलाएगी इकाई मैट्रिक्स है। इसको हम IN से प्रदर्शित कर देंगे जहां n क्या है n वर्गाकार मैट्रिक्स का ऑर्डर है। n क्या बोलेंगे, देखो मैंने वर्गाकार शब्द लिखा है, इसका मतलब है वर्गाकार n गुणा n यानी n वर्गाकार मैट्रिक्स का क्रम है। तो ये हो गई हमारे पास है इकाई मैट्रिक्स। इसको हम क्या से संकेत दे देंगे 3 गुणा 3 ऑर्डर की है। इसी प्रकार एग्जांपल 2 लेंगे तो हमारे पास 1 0 0 1 यानी हमारे पास ये 2 ऑर्डर की है। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी हमारे पास है aij बराबर 0। देखो वही कंडीशन जब i नॉट इज इक्वल टू j और लैम्डा की जगह के बाद फिक्स वैल्यू कौन आ गई 1 जब i इज इक्वल टू j, जब i इज इक्वल टू j। ओके, तो ये थी हमारे पास है इकाई मैट्रिक्स। तो ये इकाई मैट्रिक्स हम कहां से निकाल के लाए वर्गाकार मैट्रिक्स, यानी वर्गाकार मैट्रिक्स के मुख्य विकिरण को छोड़ के शेष अवयव 0 हो जाए तो क्या बन जाएगी हमारे पास विकिरण मैट्रिक्स। फिर अगर मुख्य विकिरण के सभी अवयव एक समान हो गए, अगर मुख्य विकिरण के सभी अवयव एक समान हो गए तो हम क्या बोल देंगे अदिश मैट्रिक्स। अगर वो सारे एक समान होके एक आ जाएगा स्पेशल केस में तो एक को हम इकाई मैट्रिक्स बोल देंगे। और अगर मुख्य विकिरण के अवयव भी 0 आ गए, अगर यहाँ 1 1 की जगह मैं 0 लिख दूं तो हमारे पास क्या बन जाएगी शून्य मैट्रिक्स। तो देखिए 8 नंबर की मैट्रिक्स क्या बन गई मेरे पास है शून्य मैट्रिक्स या 0 मैट्रिक्स। देखिए शून्य मैट्रिक्स यानी अगर मैं मुख्य विकिरण के अवयव भी क्या कर दूं 0 कर दूं, अगर मैं मुख्य विकिरण के अवयव भी 0 कर दूं तो ये ऑलरेडी 0 थे और ये भी 0 बन गए, यानी सभी अवयव क्या बन गए 0। शून्य मैट्रिक्स में क्या आ जाएंगे सभी अवयव क्या हो शून्य, सभी अवयव क्या हो शून्य हो। तो मैंने लिखा 0 0 0 0। तो ये मेरे पास क्या बन गया एक शून्य मैट्रिक्स बन गया। अगर मैं यहां बोल दूं 0 0 0 0 0 0 0 0 और 0 तो ये मेरे पास क्या बन गया 3 गुणा 3 क्रम का एक शून्य मैट्रिक्स बन गया। ओके, क्या बन गया मेरे पास से 3 गुणा 3 क्रम का शून्य मैट्रिक्स बन गया। तो ये देखो वर्गाकार मैट्रिक्स के अगर मुख्य विकिरण के
अवयव भी 0 बन जाए तो वो क्या कहलाएगा, शून्य मैट्रिक्स। परंतु शून्य मैट्रिक्स में एक अपवाद है। अगर मैं ऐसे ले लूं कि 2 गुणा 3 क्रम का ले लिया, 2 गुणा 3 क्रम का ले लिया, तो ये हमारे पास वर्गाकार तो नहीं है, पर इसकी डेफिनेशन को सेटिस्फाई करती है कि सभी अवयव क्या हो, शून्य। देखिए सभी अवयव शून्य हैं, इसलिए क्या बन गया, शून्य मैट्रिक्स। या आप ऐसे ले लो 0 0 और 3 गुणा 2 क्रम का, तो ये भी मेरे पास क्या बन गया, शून्य मैट्रिक्स। तो वर्गाकार मैट्रिक्स तो है ही है शून्य मैट्रिक्स में, और ये सिंपल मैट्रिक्स भी क्या बन जाएंगी, शून्य। इसलिए हम शून्य मैट्रिक्स को अलग कर लेंगे। तो ये था हमारे पास है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। सबसे 1 नंबर पे कौन आ गई हमारे पास है, एकल मैट्रिक्स, यानी एक ही अवयव हो, 1 गुणा 1 क्रम का। तो देखिए जो 1 गुणा 1 क्रम का अवयव है, इसे वर्गाकार मैट्रिक्स भी माना जा सकता है। जो शुरुआत में मैंने दिखाया था एकल मैट्रिक्स, उसको वर्गाकार मैट्रिक्स भी माना जा सकता है। फिर हम एक पंक्ति ले लेंगे तो पंक्ति मैट्रिक्स कहलाएगी, एक कॉलम ले लेंगे तो वो हमारे पास क्या है, कॉलमन वेक्टर कहलाएगी या स्तंभ वेक्टर कहलाएगी। फिर हम क्या करेंगे, 3 नंबर पे आ जाएगा हमारे पास से, 4 नंबर पे आ जाएगा वर्गाकार मैट्रिक्स, यानी m और n बराबर नहीं हुए तो आयताकार करी जाएगी, या हमसे क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर जो भी नाम देना चाहें। अगर n और m बराबर हो गए, यानी n गुणा n क्रम की आ गई, तो हम क्या बोलेंगे, वो वर्गाकार मैट्रिक्स। मुख्य विकिरण छोड़ के सभी अवयव 0 कर देंगे तो क्या कहलाएगी, विकिरण मैट्रिक्स। अगर मुख्य विकिरण के अवयव एक समान हो जाए तो क्या कहलाएगी, अदिश मैट्रिक्स। और वो एक समान होके 1 बन जाए तो क्या कहलाएगी, इकाई मैट्रिक्स। अगर वो एक समान होके 0 बन जाए तो क्या कहलाएगी, शून्य मैट्रिक्स। और शून्य मैट्रिक्स में ये आयताकार मैट्रिक्स भी शून्य माने जाती है, ये इसमें अपवाद है। 9 नंबर पर बच गई हमारे पास है त्रिभुजाकार मैट्रिक्स। 9 नंबर पे हमारे पास क्या बन गई, बच गई त्रिभुजाकार मैट्रिक्स। ओके, इसको हम थोड़ी देर बाद करेंगे, एक बार थोड़ा सा स्पेस से बना लेंगे। तो देखिए इस मैट्रिक्स में अब हम कंपटीशंस के क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं जी। इसके अंदर हमें कंपटीशंस के क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं कि हमें क्वेश्चंस किस प्रकार से घुमाया जा सकता है। तो देखिए इसमें डेफिनेशंस हैं, इसके अंदर डेफिनेशन है। जैसे ये विकिरण मैट्रिक्स की क्या बन गई, डेफिनेशन बन गई। तो एक डेफिनेशन तो हमारे पास विकिरण मैट्रिक्स की बन गई। सेकंड हमारे पास है ये बन गई अदिश मैट्रिक्स की डेफिनेशन बन गई। ये हमारे पास किसकी डेफिनेशन बन गई, इकाई मैट्रिक्स की डेफिनेशन बन गई। ओके, तो ये था हमारे पास 3 प्रकार की मैट्रिक्स बन गई। इसी प्रकार हम ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स पढ़ेंगे, उसके अंदर भी इनकी परिभाषाएं आएंगी। तो देखिए अगर हम एक रूल से बात करना चाहें, अगर हम एक रूल्स से बात करना चाहें तो ये मेरे पास इकाई मैट्रिक्स है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये मेरे पास क्या है, 3 गुणा 3 क्रम की एक इकाई मैट्रिक्स है। ओके, अगर मैं 1 1 1 हटा के कोई और वो संख्या रखूं, जैसे 15 और 15, तो ये मेरे पास क्या बन गई, अदिश मैट्रिक्स। क्या बन गई मेरे पास है, अदिश मैट्रिक्स। और अगर मैं इनको डिफरेंट कर दूं, 15 है, 1 है और 3 है, तो ये मेरे पास क्या बन गई, मुख्य विकिरण मैट्रिक्स। क्या बन गई मेरे पास है, मुख्य विकिरण मैट्रिक्स। ओके, तो कहने का मतलब मैं इस मेन डायगोनल को अलग कर देता हूं। ये तो मेरे पास क्या बन गई, मुख्य विकिरण मैट्रिक्स बन गई। और अगर मैं सेम वैल्यू कर देता हूं 15 15 और 15 और ये शेष अवयव 0 बना दूं, तो इसको मैं क्या कर दूंगा, हमने यहां देखा वैल्यू एक समान बन गई, यानी ये मेरे पास क्या बन गई, अदिश मैट्रिक्स बन गई। ये मेरे पास क्या बन गई, अदिश मैट्रिक्स। और अगर इनकी वैल्यू मेरे पास 1 1 आ जाए, 1 1 1 आ जाए, तो मैं क्या बोलूंगा, मेरे पास ये क्या बन गई, इकाई मैट्रिक्स। ये भी 3 गुणा 3 क्रम की, ये भी 3 गुणा 3 क्रम की, और ये भी 3 गुणा 3 क्रम की। ओके, अगर मैं बोलना चाहूं स्टैंडर्ड रूप से, तो ये कहां से निकल के आई है,
ये वास्तव में वर्गाकार मैट्रिक्स है, वर्गाकार मैट्रिक्स है, वर्गाकार मैट्रिक्स है। तो यहां से तो हमारे पास क्वेश्चंस निकल के आएगा, तो मैं लिख देता हूं टाइप फर्स्ट टाइप के क्वेश्चंस कर देता हूं। देखिए इससे पहले मैंने जो उस क्वेश्चन को बोला था वो मैंने बेसिक बोला था और बताया था कि वो एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। तो देखिए एग्जाम में पूछे जा सकने वाले क्वेश्चनों की टाइप फर्स्ट। टाइप फर्स्ट हमारे पास क्या बोलेगी कि देखो अगर मैं इस मैट्रिक्स के अंदर ये काउंट करना चाहूं कि इसके अंदर कितने जीरो हैं, तो देखिए 1 जीरो, 2 जीरो, 3 जीरो, 4 जीरो, 5 जीरो और 6 जीरो। देखिए अगर मान लो मैं इधर एग्जांपल ले लेता हूं कि एक मैट्रिक्स है 2 0 0 और 3। बताइए ये किस प्रकार की मैट्रिक्स है? पहले तो इसका ऑर्डर लिखिए, 2 गुणा 2 क्रम की है। किस प्रकार की मैट्रिक्स है? इसके मुख्य विकर्ण के अवयव है। यहाँ 2 2 कर देता आदेश बन जाता, 1 1 कर देता इकाई बन जाता। ओके, यहां शून्यों की संख्या कितनी है? नंबर ऑफ है शून्य है, जीरोज, नंबर ऑफ जीरोज इन मैट्रिक्स से 1 और 2, यानी 2 गुणा 2 क्रम की मैट्रिक्स में जीरो की संख्या कितनी है? 2। अगर मैं ले लूं 3 गुणा 3 क्रम की, तो 3 और 4 मान लो अलग अलग डिफरेंट कर लो, तो ये मेरे पास देखो वही हमारे पास क्या है? विकर्ण मैट्रिक्स है। इसके अंदर शून्यों की संख्या कितनी है? इसके अंदर शून्य की संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5 और 6, यानी शून्यों की संख्या कितनी है? 3 गुणा 3 क्रम के अंदर 6 है। अगर मैं 4 क्रम का ले लूं, 2 3 4 5, मान लो इतना तो था ही, 2 3 4 5 और ले लिया जाए, तो कहने का मतलब ये कौन सी मैट्रिक्स है? 4 गुणा 4 क्रम की, और इसमें मुख्य विकर्ण को छोड़ के शेष अवयव क्या है? 0। तब यहां मेरे पास कितने शून्य हैं? तो शून्य है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, यानी यहां मेरे पास शून्य कितने आए? 12। इसी प्रकार मैं लूंगा 5 गुणा 5, 6 गुणा 6, 7 गुणा 7। तो देखिए ये आंसर कितना आया इसका? 2। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि 2 गुणा ये जो ऑर्डर था 2 गुणा और 1, क्या इसको ऐसे लिखा जा सकता है? 2 गुणा 1, यानी इस 2 को तो छोड़ दिया ऐसा कैसा, इससे कर दिया मैंने 1 कम। यहां देखिए इस थली को तो छोड़ दिया मैंने ऐसा कैसा, इससे 1 कर दिया कम, 3 दूनी 6। यहां देखिए इस 4 को तो छोड़ दिया मैंने ऐसा का ऐसा, और इस 4 से 1 कम कर दिया, 4 दिए 12। तो बताइए 5 गुणा 5 क्रम की मैट्रिक्स में कितने आ जाएंगे? 5 गुणा मैंने 1 कम कर दिया। 6 गुणा 6 क्रम की मैट्रिक्स में कितने आ जाएंगे? 6 गुणा 1 कम कर दो। इसी प्रकार n गुणा n क्रम की मैट्रिक्स में कितने आ जाएंगे? n गुणा और 1 कम कर दो, यानी n इंटू n माइनस 1, गुणा की जगह मैं डॉट लिख लेता हूं, n इंटू n माइनस 1। तो मेरे पास टाइप से फर्स्ट के अंदर क्या आ गया कि किसी वर्गाकार मैट्रिक्स में तो बोलेंगे नहीं, इसमें बोलेंगे एक विकर्ण, मुख्य विकर्ण मैट्रिक्स। अब यहां अगर आप मान लो सेम वैल्यू कर देते हो, 2 2 कर दोगे तो भी शून्य 2 रहेंगे, यहां शून्य 6 रहेंगे, यहां भी 2 2 2 कर दो शून्य 12 रहेंगे। अगर 1 1 लिखोगे यहां एंड तक के, तो भी शून्य तो उतने ही रहेंगे, बाकी वैल्यू तो चेंज ही नहीं हो रही। बार बार मुख्य विकर्ण तो चेंज हो रहा है, कभी अदिश बन जाएगा, कभी इकाई बन जाएगा। तो मैं लिख देता हूं पहले टाइप में कि n क्रम की देखिए n क्रम की वर्गाकार मैट्रिक्स में, मतलब n क्रम का मतलब कितना हो गया कि हमारे पास है n गुणा n, इसका लिखते ही मतलब आप समझ जाना n गुणा n है। अगर n गुणा n नहीं होगा, n गुणा m होगा तो क्वेश्चन में लिख के देना होगा। अगर 1 बोल दिया जाए, केवल m क्रम बोल दिया जाए, इसका मतलब आप मान के चलोगे कि वो 100% वर्गाकार मैट्रिक्स है, जैसा मैंने अभी बता के बुक्स में इंपॉर्टेंट लगाया था। ठीक है, तो हमारे पास देखिए मैं क्या बोलूंगा, n क्रम की अदिश मैट्रिक्स में, n क्रम की अदिश मैट्रिक्स,
n क्रम की, देखिए n क्रम की मुख्य विकिरण मैट्रिक्स में, n क्रम की विकिरण मैट्रिक्स बोल दूं में शून्यों की संख्या कितनी है, n माइनस 1। विकिरण मैट्रिक्स बोलने की बजाय मैं अदिश मैट्रिक्स बोल दूं तो भी मेरे पास आंसर क्या आएगा, यही आने वाला है कि चाहे विकिरण मैट्रिक्स ले लो, चाहे अदिश मैट्रिक्स ले लो, चाहे आप इकाई मैट्रिक्स ले लो, चाहे आप इकाई मैट्रिक्स ले लो, शून्य तो उतने ही रहने हैं। तो n क्रम की विकिरण मैट्रिक्स या n क्रम की अदिश मैट्रिक्स या n क्रम की इकाई मैट्रिक्स में शून्यों की संख्या कितनी होती है, में शून्यों की संख्या कितनी होगी, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, n माइनस 1। हमारे आंसर कितना हो जाएगा, ये कि n माइनस 1। ये मैंने सिद्ध करके बता दिया है कि ऐसा हमें क्यों लेंगे। ठीक है, तो एग्जांपल जैसे मेरे पास ऐसे आ जाए कि 6 क्रम की 1 2 3 यानी विकिरण हो या अदिश हो या इकाई हो, कोई भी शब्द आ जाए, आपको फॉर्मूला क्या करना है, n माइनस 1। तो एग्जांपल है हमारे पास 6 क्रम की अदिश मैट्रिक्स में शून्यों की संख्या है, 6 क्रम की अदिश मैट्रिक्स में शून्यों की संख्या है। तो बताइए क्या आंसर बोलोगे आप शून्यों की संख्या में, तो आप आंसर बोलोगे n माइनस 1 यानी 6 और 1 कम कर देंगे 5, तो हमारे पास रिजल्ट कितना आ जाएगा, 30। हमारे पास रिजल्ट कितना आ जाएगा इसका, 6 पंजो 30। ओके, अब देखिए डिफेंस में एक आया हुआ क्वेश्चन से, वो क्वेश्चन ऐसे था कि n माइनस 1 क्रम की, क्वेश्चन क्या था, n माइनस 1 क्रम की, n माइनस 1 क्रम के विकिरण मैट्रिक्स में शून्यों की संख्या होगी, विकिरण के मैट्रिक्स में शून्यों की संख्या है, में शून्यों की संख्या है। तो देखिए ज्यादातर स्टूडेंट्स ने आंसर से कर दिया कि देखो आंसर होगा हमारे पास n माइनस 1, देखो जबकि ऐसा नहीं है। तो एक बार अगर आप सूत्र भी मान के चलो तो मान लेना n माइनस 1, परंतु ध्यान देना इसमें n की जगह हमें क्या दे रखा है, n माइनस 1, यानी हम n की जगह क्या शिफ्ट करेंगे, n माइनस 1। तो आप यहां शिफ्ट कर दो, n की जगह n माइनस 1, n की जगह n माइनस 1 और ये वाला माइनस ऐसा का ऐसा। तो हमारे पास इसका आंसर से कितना आ जाएगा, n माइनस 1 और माइनस 1 और माइनस 1 माइनस 2। तो ध्यान रखना स्टूडेंट्स, अगर यहाँ n माइनस 1 दे दे, कुछ भी दे दे, ये मतलब उसको ऐसा कैसा गुणा इससे 1 कम करके लिख दो, यानी 6 था तो 6 गुना 5, 5 था तो 5 गुना 4, ये तो 1 इससे कम करके लिख दो। ओके, अगर आपको मान लो इसमें थोड़ा और बदल दिया जाए, एग्जांपल दे दिया जाए कि n प्लस 1 क्रम के विकिरण की जगह की बार मान लो मैंने ले लिया अदिश मैट्रिक्स या मैंने ले लिया इकाई मैट्रिक्स, n प्लस 1 क्रम के इकाई मैट्रिक्स में, n प्लस 1 क्रम के इकाई मैट्रिक्स में शून्यों की संख्या कितनी है, n क्रम के इकाई मैट्रिक्स में शून्यों की संख्या है, में शून्यों की संख्या है। तो बताइए अब की बार आंसर कितना होगा, तो आंसर आप मान के चल लेना, चलो फॉर्मूला ही याद रख लेना कि n माइनस 1 है, n की जगह हमें क्या शिफ्ट करना है, n प्लस 1। तो n की जगह मैं क्या रख दूंगा, n प्लस 1 और ये वाला माइनस 1, ऐसा कैसा एक कैंसिल से कितना बचा, ये n और n प्लस 1, या ऐसे बोल दो आप n प्लस 1। ध्यान देना इसके ऑप्शंस आएंगे एग्जाम में, n प्लस 1 ऑप्शन आएगा, n माइनस 1
ऑप्शन आएगा n(n-1) और n(n+1). तो आपको ऑप्शन डी करना है। ठीक है, तो यह था हमारे पास अदिश मैट्रिक्स हो या विकिरण मैट्रिक्स हो या इकाई मैट्रिक्स हो, इसके अंदर आपको शून्य की संख्या पूछी जा सकती है। 9 नंबर पे क्या आ जाएगी, त्रिभुजाकार मैट्रिक्स। ज्यादातर स्टूडेंट्स की पढ़ी हुई है त्रिभुजाकार मैट्रिक्स, फिर भी हम इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करवाएंगे, इसमें आपको सीखने को मिलेगा। देखिए त्रिभुजाकार मैट्रिक्स हमारे पास एक त्रिभुज बनना चाहिए। त्रिभुजाकार मैट्रिक्स में हमारे पास क्या है, एक त्रिभुज बनना चाहिए। तो अगर मैं ऐसे बोलूं 1 2 3 4 5 6 7 8, तो बताइए क्या कोई त्रिभुज बनेगा? ऐसे करेंगे तो कटेगा ही नहीं। तो सबसे पहले तो हमारे पास क्या होनी चाहिए, एक वर्गाकार मैट्रिक्स होनी चाहिए। अब देखिए हमें 99% क्वेश्चन है वो वर्गाकार मैट्रिक्स के ही करेंगे। जैसे हमारे पास एक वर्ग आ गई, हमारे पास A11 है, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। मान लो ये हमारे पास क्या आ गई, 3 गुणा 3 क्रम का एक वर्गाकार मैट्रिक्स आ गया। 3 गुणा 3 क्रम का एक हमारे पास क्या गया, वर्गाकार मैट्रिक्स आ गया। 1 2 3 0 या 2 1 और 5। ऐसे मान लो कोई एग्जांपल्स लेके चले तो ये हमारे पास 3 गुणा 3 क्रम का एक मैट्रिक्स आ गया। अब हमें क्या बनाना है, इसके अंदर त्रिभुज बनाना है। तो देखिए इसके अंदर त्रिभुज, एक तो हमारे पास त्रिभुज बन जाएगा इस प्रकार से, एक तो हमारे पास क्या बन जाएगा त्रिभुज इस प्रकार से कि देखो ये हमारे पास क्या बन गया, एक त्रिभुज। ये हमारे पास क्या बन गया, एक त्रिभुज बन गया। एक कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या बोलेगा, 2 3 4 1 2 3 2 1 5। मैं फिर से लिख लेता हूं। सेकंड कंडीशन बोलेगा देखो ये भी क्या है, एक त्रिभुज। सेकंड कंडीशन क्या बोलेगा, देखो ये भी क्या है, एक त्रिभुज है। थर्ड कंडीशन बोलेगा 2 3 4 1 2 3 2 1 5। थर्ड कंडीशन बोलेगा कि देखो ये भी क्या है, एक डॉट ऐसे लाके ये भी, इसमें क्या बना, इसमें इस वाली शेप का बना। इसके अंदर क्या बना, इसके अंदर इस वाली शेप का ऐसे भी त्रिभुज बन सकता है। और एक हमारे पास इसका उल्टा कर लो, 2 1 3 2 1 और 5। एक हमारे पास ये त्रिभुज ऐसे भी बन सकता है कि देखो ये भी मेरे पास क्या है, एक त्रिभुज है। ये भी मेरे पास क्या है, एक ये वाला त्रिभुज हमने ऐसा त्रिभुज बना लिया है। हाँ 1 2 ये लो हमारे पास है ये वाला त्रिभुज। कहने का मतलब हमने 3 गुणा 3 क्रम की मैट्रिक्स में अगर हमने ट्रायंगल बनाना चाहा तो एक ट्रायंगल तो हमारे पास है ये वाला बन गया फर्स्ट, सेकंड हमारे पास इस प्रकार बन गया, थर्ड हमारे पास ये बन गया एंड फोर्थ हमारे पास है ये बन गया। देखिए हम संभावनाएं देख रहे हैं कि हम कितने त्रिभुज बना सकते हैं। टाइप्स में तो हम बाद में डिवाइड करेंगे। तो एक त्रिभुज तो हमारे पास ये बन गया, इसकी पोजीशन क्या है 1 1 और इसकी पोजीशन कितनी थी हमारे पास है 3 3। इसकी पोजीशन कितनी है 1 1, इसकी पोजीशन है 3 3 और इसकी पोजीशन से कितनी है मेरे पास है A 1 3 और इसकी पोजीशन कितनी है A 3 1। और नेक्स्ट है हमारे पास है इसकी पोजीशन कितनी है A 1 3 और इसकी पोजीशन कितनी है A 3 1। कहने का मतलब अगर मैं विकिरण के अंदर देखूं, एक विकिरण एक विकिरण एक विकिरण और एक विकिरण, कहने का मतलब अब हमारे पास मुख्य विकिरण कौन सा होता था कि हम 1 1 सिरे से चलेंगे और 3 3 सिरे तक इसके अंदर है, यानी हम 1 1 सिरे के अंदर चलेंगे और 3 3 तक इसके अंदर है। देखिए हमारे पास यहाँ मुख्य विकिरण है ही नहीं, हमारे पास मुख्य विकिरण है ही नहीं क्योंकि हम A13 से A31 की ओर नहीं आ सकते, इसलिए हमारे पास ऐसा त्रिभुज नहीं बनेगा। देखिए बेसिक जानकारी सीखिए कि हमारे पास ये वाला त्रिभुज नहीं बनेगा और ये वाला त्रिभुज भी
नहीं बनेगा, क्योंकि हम शुरुआत में चल के नहीं सीधे से एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर जाएंगे। तो शुरुआत हम चलने की कहां से करेंगे, 1 1 से, और रुकेंगे कहां हम 3 3 पे। शुरुआत कहां करेंगे हमें 1 1 से एंड रुकेंगे कहां 3 3 पे। इसलिए ये दोनों ही त्रिभुज क्या होंगे, पॉसिबल होंगे। इस वाले त्रिभुजों को हमें त्रिभुजाकार मैट्रिक्स बोल ही नहीं सकते। ओके, इसलिए इस त्रिभुजाकार मैट्रिक्स में एक त्रिभुज ये बनेगा, एक त्रिभुज ये बनेगा। इसके अंदर शेष अवयवों को मैं क्या कर दूंगा, 0 कर दूंगा, और इसके अंदर मैं ऊपर वाले शेष अवयवों को क्या कर दूंगा, 0 कर दूंगा। ठीक है, इसके अंदर ऊपर में शेष अवयवों को क्या कर दूंगा, 0। तो एक हमारे पास त्रिभुजाकार मैट्रिक्स बन जाएगी और एक हमारे पास है ये त्रिभुजाकार। अगर मैं इस त्रिभुज को देखूं तो ये 0 तो ये नीचे है और ऊपर की ओर बना हुआ है। यहां पर देखो तो 0 ऊपर है, ये त्रिभुज नीचे की ओर बना हुआ है। तो एक तो क्या बन गया, ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स, और एक क्या बन गया हमारे पास है निम्न त्रिभुजाकार मैट्रिक्स। एक बन गया हमारे पास है ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स और एक बन गया हमारे पास है निम्न त्रिभुजाकार मैट्रिक्स। समझ गए ना कि बाकी दो ट्रायंगल क्यों नहीं ले रहे हैं, क्योंकि उसके अंदर हमारे पास मुख्य विकर्ण है ही नहीं। ओके, तो मेरे पास त्रिभुजाकार मैट्रिक्स दो प्रकार में डिवाइड होगी। ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स, ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स इसमें डिवाइड होगी हमारे पास है ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स, और एक हमारे पास क्या आ जाएगा, निम्न त्रिभुजाकार मैट्रिक्स। एक हमारे पास क्या आ जाएगा, निम्न त्रिभुजाकार मैट्रिक्स, निम्न त्रिभुजाकार मैट्रिक्स। ओके, स्पष्ट है। ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स, इसकी परिभाषा कैसे लिखेंगे और इसकी परिभाषा हमें कैसे लिखेंगे, इसके लिए आप हमेशा इस डायग्राम्स को एक बार ऐसे लिख लेना, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33 और A33। देखिए याद रखना क्या है कि ए को हम कैपिटल ए को क्या लिखते हैं, हमेशा कैपिटल ए बराबर ए आई जे एम करो से एन। तो यहां हमारे पास वर्गाकार मैट्रिक्स होगी तो क्या बनेगा, एन करो से एन। निम्न को हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे हमें, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, और अपर को क्या बोलेंगे, ऊपरी को क्या बोलेंगे, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो याद रखना कि ए आई जे बराबर अगर 0, इसके अंदर भी याद रखना इसकी डेफिनेशन में ए आई जे बराबर 0 ये भी, ए आई जे बराबर 0 ये भी। समस्या ये रहेगी कि आप आई ग्रेटर जे लिखेंगे, या इसको उल्टा लिखा जा सकता है कि जे लेस आई, जे लेस आई, और आई लेस जे, और इसको लिखा जा सकता है जे ग्रेटर आई। एग्जाम में आपको इस 4 सिंबल्स के अंदर उलझा सकता है, इसलिए याद रखना। पहले तो इसको आप हटाना और आप देखना इधर कि ए आई जे बराबर 0। तो ऊपर के अंदर, ऊपर फर्स्ट नंबर पे कौन आएगा, आई आएगा, और सेकंड नंबर पे क्या आएगा, जे। अपर के अंदर आई अपर होना चाहिए और जे क्या होना चाहिए, लोअर। मतलब फर्स्ट पोजीशन क्या है, अपर यानी ग्रेटर का साइन, यानी ये इससे ऊपर है, बड़ी है। यहां हम क्या करेंगे, ए आई जे यानी आई क्या है, लोअर। आई क्या है हमारे पास से लोअर। देखिए हम इसका क्वेश्चंस बनाएंगे, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस इसमें से बन के आएगा। आप क्या करोगे, लोअर के अंदर आई को आप लोअर कर दो यानी लेस कर दो, अपर के अंदर आई को अपर यानी यहाँ पे ग्रेटर कर दो। ठीक है, ध्यान रखना इसके अंदर ये सिंबल है काम में नहीं लेंगे, ये या तो ऐसे लगेगा और या हमारे पास है ऐसे लगेगा। ये तो मैं भी क्लियर कर लेते हैं। देखिए हमारे पास ये था A11 A12 और A13, A11 A12 और A13। फर्स्ट कंडीशन क्या है कि आपको लिखना है ए आई जे बराबर 0 यदि आई का मान क्या हो, ग्रेटर हो जे से। तो सपोज करिए 1 1 क्या इसके बराबर है, नहीं, 1 1 इसको ऐसा कैसा छोड़ देंगे,
यानी A11 को हमने ऐसा का ऐसा छोड़ दिया। 1 2 क्या यहाँ I ग्रेटर है जैसे नहीं, तो इसका मतलब ये भी 0 नहीं होगा। A13 क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, नहीं, यानी ये भी 0 नहीं है। A21 यानी ये 2 और ये 1 बड़ा है कि नहीं, यस, तो इसके रिजल्ट क्या कर देंगे हमें 0। 2 2 कंडीशन सेटिस्फाई नहीं, यानी ऐसा का ऐसा छोड़ दो। 2 3 क्या कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, नहीं, यानी आप 2 3 को 0 नहीं करोगे। 31 यानी I ग्रेटर J कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, 0 कर दो। 32 यानी I ग्रेटर J कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, यानी आप 0 कर दो। A33 यहाँ बराबर है, कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, मतलब आप ऐसा का ऐसा इसको छोड़ दो। तो कहने का मतलब यहाँ आप कोई वैल्यू रख सकते हो 2 3 4 5 6 7 और बाकी बचे क्या आ जाएंगे मेरे पास 0। बाकी बचे मेरे पास क्या आ जाएंगे 0। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये मेरे पास क्या बन गया, एक ट्रायंगुलर, और ये 0 और ये 0, मतलब 0 से ऊपर की ओर त्रिभुजाकार बना, उसे हम क्या बोलेंगे, ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स। और यहाँ देखिए I लेस J, ढूंढिए कौन सी कंडीशन है, यानी I का मान J से छोटा होना चाहिए। ये I है, ये J है, ये I है, ये J है, ये I है, ये J है। केवल ये 3 कंडीशन हो रही है, यहाँ ग्रेटर है I J से। तो अब की बार यहाँ 0 बन गया, तो इसका एग्जांपल क्या बन जाएगा, 2 3 4 5 6 7 और ऊपर क्या बन गया 0। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये ट्रायंगल कहाँ बना हुआ है, नीचे की ओर, यानी 0 से नीचे की ओर जो ट्रायंगल बना हुआ है इसको हम क्या बोलेंगे, निम्न त्रिभुजाकार मैट्रिक्स। ओके फ्रेंड्स, तो ये था हमारे पास त्रिभुजाकार मैट्रिक्स। इसके अंदर लोअर त्रिभुजाकार मैट्रिक्स क्या होगा और इसके अपर त्रिभुजाकार मैट्रिक्स क्या होगा। तो यहाँ इस वाले साइनों में हमेशा से कंफ्यूज रहता है, तो आप मान के चलना इसकी फर्स्ट पोजीशन से लोअर है तो लेस हो जाएगी। देखिए मैंने I नहीं बोला है, रट मत लेना कि I ही J से छोटा होगा, क्योंकि या इस कंडीशन को ऐसे लिखा जा सकता है, या I पहले मैं J लिख दूंगा और ये J और ग्रेटर I, ऐसे भी तो लिखा जा सकता है इसको कि AIJ बराबर 0 या AIJ बराबर 0 यदि I पहले मैं J लिख दूंगा, यदि J ग्रेटर है, लिखा जा सकता है, ऐसे लिखिए या आप ऐसे लिखिए। ठीक इसी प्रकार AIJ को आप ऐसे लिखिए, AIJ बराबर 0 यदि, और मैंने लिख दिया J छोटा है I से। देखिए I की तरफ खुला हुआ है, I की तरफ खुला हुआ है, ये J की तरफ खुला हुआ है, इसका मुंह है, इसकी मुंह भी J की तरफ खुला हुआ। याद कैसे रखना है आप लोगों को, रटना नहीं है बिल्कुल भी। आप यहां देखिए फर्स्ट कंडीशन I, अपर ट्रायंगल चाहिए तो I की तरफ खुला हुआ होना चाहिए, ऐसे लिख दो और चाहे ऐसे लिख दो। अगर लोअर ट्रायंगल लिखा है तो या फर्स्ट पोजीशन देखिए, केवल I को J और रटना नहीं है, फर्स्ट पोजीशन देखिए I लेस होना चाहिए लोअर के अंदर, तो I लेस है ऐसे लिखें, चाहे I लेस है ऐसे लिखें। ओके, जैसे मान लो मैंने लिख दिया कि एक मैट्रिक्स है कैपिटल A बराबर AJI, देखो ध्यान से देखना, कैपिटल A है मेरे पास AJI और वो है मेरे पास n गुणा n क्रम की मैट्रिक्स। तो मैंने बोल दिया कि AJI बराबर 0, AJI बराबर 0। तब देखिए फर्स्ट कंडीशन पे कौन है J। अगर आपने J को लेस कर दिया यानी लोअर कर दिया तो ये मेरे पास क्या बन जाएगी, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। क्या बन जाएगी मेरे पास, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। या आप इसको ऐसे लिखिए AJI बराबर 0। पोजीशंस देखिए फर्स्ट नंबर पे कौन है J, J क्या होना चाहिए, लेस होना चाहिए, ऐसे लिखिए या आप ऐसे लिखिए। ये तो बन जाएगी मेरे पास निम्न त्रिभुजाकार मैट्रिक्स। और अगर मैं ऐसे कर दिया AJI बराबर 0 और आपको अपर बनानी है यानी J क्या होना चाहिए, ग्रेटर, यानी J की तरफ मुंह खुला होना चाहिए, या AJI यहां फर्स्ट पोजीशन पे कौन है J, क्या बनाना है, अपर यानी खुला अप ऊपर की ओर यानी ग्रेटर। तो इसको हम क्या बोल देंगे, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर
मैट्रिक्स या ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स, या हमारे पास है ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स। इसलिए आपको इसके सिंबल्स बिल्कुल भी याद नहीं रखने हैं। ऐसे क्वेश्चंस डिफेंस में बड़ी आसानी से पूछे जा सकते हैं और सिंपल के सिंपल रह सकते हैं। ठीक है, अब देखिए हमारे पास ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स से एक क्वेश्चन से और घुमा के लाएंगे कि एक क्वेश्चन से कैसे निकल सकता है। ये मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं। लेफ्ट साइड वाले एग्जांपल हैं हमारे पास है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और राइट साइड वाले एग्जांपल हैं हमारे पास है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। देखिए यहाँ पर जीरो के नीचे क्या बना हुआ है, मुख्य विकिरण से मुख्य विकिरण फर्स्ट सिरे से अंतिम सिरा मिलाएंगे तो नीचे की ओर। तो ये मेरे पास है 2 गुणा 2 क्रम की क्या बन गए, मेरे पास है निम्न त्रिभुजाकार मैट्रिक्स। हमारे पास क्या बन गए, 2 गुणा 2 क्रम की निम्न त्रिभुजाकार मैट्रिक्स। यहाँ जीरो के नीचे 3 गुणा 3 क्रम की। यहाँ देखिए इसके जीरो के नीचे है विकिरण टाइप में ट्रायंगुलर बन रहा है 4 गुणा 4 क्रम की, और यहाँ भी ये ट्रायंगुलर बन रहा है 5 गुणा 5 क्रम का, 5 गुणा 5 क्रम का। और ये मेरे पास बन रहे हैं ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स। ये मेरे पास क्या बन रहे हैं, ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स। ये 2 गुणा 2 क्रम की ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स। ये 3 गुणा 3 क्रम की, देखिए त्रिभुज ऊपर की ओर है, त्रिभुज ऊपर की ओर है 4 गुणा 4 ऑर्डर, त्रिभुज ऊपर की ओर है 5 गुणा 5 ऑर्डर की। ठीक है, तो जैसे हमने क्वेश्चन टाइप से फर्स्ट में पढ़ा था, वो टाइप फर्स्ट में फर्स्ट फॉर्मूला तो पढ़ा था कि n क्रम की विकिरण अदिश या इकाई मैट्रिक्स में शून्यों की संख्या। अब हम काउंट करेंगे त्रिभुजाकार मैट्रिक्स में शून्यों की संख्या कितनी होती है। तो मैंने बोल दिया इधर n क्रम की त्रिभुजाकार मैट्रिक्स में, n क्रम की त्रिभुजाकार मैट्रिक्स, n क्रम की त्रिभुजाकार मैट्रिक्स में शून्यों की संख्या कितनी होगी, में शून्यों की संख्या कितनी होगी। ये हमारे पास है सेकंड इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। फर्स्ट मैंने दिखाया था विकिरण अदिश या इकाई मैट्रिक्स में शून्यों की संख्या, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन से पूछा जा सकता है। तो बताइए इसके अंदर शून्यों की संख्या कितनी है, इसके अंदर शून्यों की संख्या कितनी है हमारे पास से। तो मैंने देखा कि यहाँ मेरे पास केवल एक शून्य है। क्या है, मेरे पास केवल एक शून्य। यहाँ मेरे पास शून्यों की संख्या कितनी है, 1 2 और 3। यहाँ मेरे पास शून्यों की संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो यहाँ कितनी है, 6। यहाँ कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो यहाँ मेरे पास शून्यों की संख्या कितनी है, 10। ठीक इसी प्रकार शून्यों की संख्या 1, शून्यों की संख्या 3, शून्यों की संख्या 1 2 3 4 5 6, शून्यों की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। यानी अपर त्रिभुजाकार मैट्रिक्स हो या लोअर त्रिभुजाकार मैट्रिक्स हो, दोनों में ही शून्यों की संख्या क्या आती है, एक समान। इसलिए मैंने यहाँ केवल क्या लिखा है, त्रिभुजाकार मैट्रिक्स। अगर एग्जाम में आ जाए ऊपरी त्रिभुजाकार आ जाए या निम्न त्रिभुजाकार मैट्रिक्स आ जाए तो दोनों का आंसर क्या होगा, एक समान। तो इसलिए मैंने लिख दिया n क्रम की त्रिभुजाकार मैट्रिक्स, चाहे वो अपर हो चाहे वो लोअर हो, तो शून्यों की संख्या कितनी होती है। ध्यान दो, मुख्य विकिरण में ये कितनी थी, 2 गुणा, इसमें क्या किया था, 2 गुणा 1 किया था। इसको क्या किया था, 3 और इससे 1 कम। इसको क्या किया था, शून्य अदिश मैट्रिक्स या विकिरण मैट्रिक्स इकाई मैट्रिक्स में 4 गुणा 1 कम, और इसको क्या किया था, 5 गुणा 1 कम। तो देखिए 2 1 कम 2, अगर मैं 2 का भाग दे दूं तो रिजल्ट क्या गया, 1। अगर 2 का भाग दे दूं तो रिजल्ट क्या गया, 3। अगर इसके अंदर 2 का भाग दे दूं तो रिजल्ट क्या गया, 4 3 12 बटा 2 गुणा 6। अगर मैं 2 का भाग दे दूं 500 का 20 बटा 2 10। यानी पहले वाले क्वेश्चंस के अंदर मैं यहां फिर से लिख देता हूं कि हमारे पास है टाइप फर्स्ट के क्वेश्चन से क्या बन गए, नंबर 1 n क्रम की
मेरे पास है विकिरण मैट्रिक्स हो, n क्रम की मेरे पास क्या हो, विकिरण मैट्रिक्स हो, या मेरे पास है अदिश मैट्रिक्स हो, या मेरे पास क्या हो, मेरे पास है इकाई मैट्रिक्स हो, या मेरे पास क्या हो, इकाई मैट्रिक्स में शून्यों की संख्या, में शून्यों की संख्या। बताइए कितनी बताई थी इसके अंदर मैंने शून्यों की संख्या आपको थोड़ी देर पहले, n-1। अगर उसी n-1 में 2 का भाग 2 का भाग 2 का भाग 2 का भाग दे देता हूं तो मेरे पास शून्यों की संख्या कितनी आ जाएगी, n-1/2। कितनी आ जाएगी शून्यों की संख्या, n-1/2। पर ध्यान देना स्टूडेंट से, अगर सपोज करो मैंने इसे 6 की जगह 0 लिख दिया, सपोज करो मैंने 6 की जगह 0 क्या लिख दिया, 0, तो बताइए क्या मेरे पास ये त्रिभुजाकार मैट्रिक्स नहीं रहेगी, बिल्कुल रहेगी ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स, क्योंकि हमें तो ये लाइंस के एलिमेंट से चाहिए थे। तो इसके अंदर शून्यों की संख्या कितनी होगी, 1 2 3 4 5 6 और 7। इसके अंदर शून्यों की संख्या कितनी होगी, 7 है, जबकि फॉर्मूले के अकॉर्डिंग तो हमारे पास कितनी आनी चाहिए, 6 आनी चाहिए। मान लो कि यहाँ ये दोनों वैल्यू 0 हो गई, तो भी देखो ये क्या बन गया, मेरे पास त्रिभुजाकार मैट्रिक्स बन गई अपर साइड की। तो शून्यों की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 है। तो कितनी संख्या बन गई, 12, जबकि फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कितनी आनी चाहिए थी, 10 आनी चाहिए थी। कहने का मतलब अगर मैं यहाँ 0 कर दूं तो ये हमारे पास फॉर्मूला बिगड़ जाता है। तो देखिए मेरे को इसके अंदर सुधार करना पड़ेगा कि कम से कम कितने शून्य आएंगे। देखिए अधिकतम तो कितने भी आ सकते हैं, तो कम से कम कितने शून्य आएंगे। तो बताइए ये वाला हिस्सा काउंट होगा कि नहीं होगा, कम से कम की बात तो यहाँ मतलब गिनने ही नहीं है, ये तो फिक्स रहेंगे कम से कम। यहाँ ये कम से कम अवयवों की बात करें तो मेरे पास ये वाले शून्य आ जाएंगे। तो इस वाले शून्य को काउंटिंग नहीं करना है, न्यूनतम शून्यों के अंदर ये काउंटिंग नहीं करना है, न्यूनतम शून्यों के अंदर बाकी काउंटिंग नहीं करना है। तो मेरे को क्या लिखना होगा कि n क्रम की त्रिभुजाकार मैट्रिक्स चाहे वो अपर हो चाहे वो लोअर हो, में न्यूनतम शून्यों की संख्या, में न्यूनतम शून्यों की संख्या, ध्यान देना इस शब्द के ऊपर, कितनी हो जाएगी, n-1/2। कितनी हो जाएगी, n-1/2। जैसे मैं एक एग्जांपल लिख देता हूं, n+1 क्रम की निम्न त्रिभुजाकार मैट्रिक्स में न्यूनतम शून्यों की संख्या कितनी है। हमें यहाँ निम्न दे दे या ऊपरी दे दे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और न्यूनतम शून्यों की संख्या तो हमारे पास से कितना फॉर्मूला क्या आ जाएगा, n-1/2। n की जगह हमें क्या रखना है, n+1। n की जगह क्या शिफ्ट करना है हमें, n+1 और बाई 2। तो आंसर कितना आ जाएगा मेरे पास है n+1/2। आंसर कितना आ जाएगा मेरे पास है n+1/2। तो ये था हमारे पास एग्जांपल त्रिभुजाकार मैट्रिक्स में न्यूनतम शून्यों की संख्या। यानी हम टाइप फर्स्ट के जो क्वेश्चंस करेंगे उसके अंदर चाहे विकिरण मैट्रिक्स हो या अदिश मैट्रिक्स हो या इकाई मैट्रिक्स हो, वर्गाकार होनी है तो n क्रम देगा। तो शून्यों की संख्या कितनी होगी, n-1। और अगर त्रिभुजाकार लग जाए तो एग्जाम में अपने आप लगा के दे देगा न्यूनतम शून्यों की संख्या, तो कितनी आ जाएगी, वही फॉर्मूला n-1, बस आप दे देना 2 का भाग। बताइए मान लो मैं इस मैट्रिक्स में बोलूं अधिकतम शून्य कितने आएंगे, 2 दूनी 4, तो शून्य मैट्रिक्स ही बन जाएगी। तो एक शून्य मैट्रिक्स में अधिकतम शून्य के सदैव कम होती है, तो वो आपको एग्जाम में न्यूनतम ही लगा के देगा। तो आप 2 का भाग दे देना।
अगर यहाँ क्वेश्चन में n+1 पूछ रहा है तो आप n की जगह n+1 शिफ्ट कर देना, n-1 पूछ रहा है तो आप n-1 पूछ कर देना, या 2n-1 शिफ्ट करवा रहा है तो आप 2n-1, मतलब वो जैसा आपको देना चाहे आप उसकी जगह उसको शिफ्ट कर देना। तो ये था हमारे पास टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के क्वेश्चन, जिसके अंदर एक क्वेश्चन तो यहां से आने के चांसेस रहते हैं इन दोनों फॉर्मूलों से, एक क्वेश्चन से विकिरण अदिश इकाई और ऊपरी और निम्न त्रिभुजाकार मैट्रिक्स की परिभाषा से। ठीक है, ये हम नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे।